नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे 28 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच हुए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में। इस वीक कुछ टॉपिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। उसका कारण ये है कि वो स्टैटिक पोर्शन से भी जुड़े हुए हैं। मतलब हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इनसे भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिंक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स में। पहला क्वेश्चन निश्चित रूप से 101% हमको मिलेगा या आएगा, इसमें से कुछ ना कुछ। पहले समझ लें क्यों आएगा। अब अगले 1 साल तक के एग्जाम में ये सब खिलाड़ी, जिन खिलाड़ियों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, वो किसी ना किसी एग्जाम का हिस्सा रहेंगे, कभी ना कभी न्यूज में रहेंगे। क्वेश्चन पूछा है, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2024 में निम्न में से किस खिलाड़ी को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार हेतु नहीं चुना गया। आंसर है इसमें वंतिका अग्रवाल। अब पहले समझें इसको। इसके लिए हमको पहले तो यहाँ जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अगर हम यहाँ अभी हाल ही में ये प्रेस रिलीज हुई है 2 जनवरी को, इस 2 जनवरी की प्रेस रिलीज को हम देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि मतलब इवेंट भी बहुत जल्दी होने वाला है। आज 7 जनवरी है, 17 जनवरी को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब कई बार बच्चों को लगता है कि अवार्ड जो है वो मेजर ध्यानचंद जो है वो उस दिन दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ अपने को दिख रहा है कि भैया 17 जनवरी 2025 को ये अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे, क्योंकि 2024 के अवार्ड है, अब 2025 में इनको दिया जाना है। अब इसमें याद कैसे रखें। एक तो बहुत सारे लोगों को ये अवार्ड मिलते हैं। यहाँ नीचे आपको दिख रहे हैं कि एक बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो लिस्ट इसके अंदर है। और उसमें पैरा जो अगर कहा जाए खिलाड़ी हैं, उनकी भी बहुत लंबी लिस्ट है। दूसरा, ज्यादातर इसमें वो खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत एक अच्छी अपनी एक आइडेंटिटी बना चुके हैं। 2024 में हमको भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिला चुके हैं। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो ऑलमोस्ट जो अगर कहा जाए, हम सबको ये चारों तो याद करना ही है ना। मनु भाकर है। आपको कुछ नहीं करना, यही वाली जो सेम लिस्ट है आप पीआईबी की वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल जो है वही ऑफिशियल वेबसाइट है पीआईबी की, यहाँ पर ये लिस्ट अवेलेबल है। और डाउनलोड करने के बाद इनमें से हर एक की अचीवमेंट, जैसे चेस है तो अभी जैसे लिखा हुआ है गुकेश डी, तो उन्होंने कहाँ पर इवेंट है, तो सिंगापुर में अभी इवेंट हुआ, वहां पर उन्होंने जीता। तो ऐसे उसके सामने ही हमको जो है वो लिख देना है यहाँ पर कि भैया वो कहाँ से संबंधित थे, क्या था। अब पैरा एथलेटिक्स है तो इस बार का जो ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक, उस पेरिस ओलंपिक में भारत ने जो सामान्य ओलंपिक होता उससे ज्यादा अच्छा पैरा ओलंपिक में जो है अगर कहा जाए परफॉर्म किया। इसलिए भारत सरकार ने एक तो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा वेटेज दिया है इसके अंदर। दूसरा, सरकार जितने भी मंच के ऊपर अपनी बात रख रही है उसमें वो केवल और केवल पैरा एथलेटिक्स के बारे में ही बात कर रही, बाकी के बारे में जो है वो बात कर ही नहीं रही। तो अभी हमारे सामने ये क्या होता है कि ये चार में अब क्वेश्चन सिंपल तो एक यही आएगा कि इनका जैसे प्रवीण कुमार का संबंध किससे है, तो उन्होंने कहा साहब एथलेटिक्स से है, हॉकी से है, शतरंज से है, निशानेबाजी से है। और एथलेटिक्स में भी वो दो कैटेगरी लिख देता है ना, पैरा एथलेटिक्स, एथलेटिक्स। तो उसमें भी कई बार एग्जाम सेटर के लिए तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करती हैं। तो उसमें भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो उनको हमको जो है वो अगर कहा जाए मतलब याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। चार में तो कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मनु भाकर ने अभी जो 2 अवार्ड जीते वो दोनों याद रखना है। इंडिविजुअल जो अलग जीता है, ठीक है, जो एक मतलब अगर कहा जाए उसमें संयुक्त उसमें जीता है, वो दोनों याद रखना है। अब हम आते हैं अर्जुन अवार्ड पर। अब अर्जुन अवार्ड में आपको पहले तो ध्यान रखिए, इसको आपको पेयर में बनाना है। पेयर के अंदर जैसे अगर कहा जाए हॉकी, मैंने क्वेश्चन कैसे उठाया, मैंने देखा कि हॉकी में इतने सारे लोग रखे हुए हैं। हॉकी के अंदर है ना, यहाँ पर दिख रहा है कि सलीमा टेटे को भी रखा, श्री अभिषेक, श्री संजय, जर्मनप्रीत सिंह हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है जर्मनप्रीत सिंह है, ठीक है, यहाँ लिखा है हरमनप्रीत सिंह है। अब होगा क्या कि बच्चे अगर ठीक से इसको ना पढ़ के जाएं तो वो ये श्री जर्मनप्रीत सिंह को हरमनप्रीत सिंह समझेंगे। और अभी पूछेगा कि इनमें से किसे अर्जुन अवार्ड दिया गया, तो वो इसको तो मानेंगे नहीं, वो सोचेंगे ये गलती से लिखा गया होगा जर्मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह की जगह। ये कई बार चीजें, क्योंकि स्पेलिंग में केवल जो अगर कहा जाए एक जो है वो ये जर्मन है, वो हरमन है, बाकी तो कुछ ज्यादा अंतर आपको दिखेगा नहीं। तो इस तरह से एक तो ये पेयर में आपको याद करना है। दूसरा, एक चीज और जो अगर कहा जाए मतलब आपको याद रखना है, वो ये है कि हमने जो पैरा ओलंपिक है, आप सिंपल जो अगर कहा जाए यूट्यूब इस पे चले जाइए इंटरनेट के ऊपर, इंडिया एट पैरा ओलंपिक 2024 ऐसा जो है वो टाइप कर लीजिए। उस पैरा ओलंपिक में हमने कहाँ कहाँ किस, क्योंकि देखो एथलेटिक्स लिखा है, एथलेटिक्स तो बहुत बड़ा क्षेत्र है ना।
अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो उनको भी हम एथलेटिक्स के साथ जो है वो जोड़ सकते हैं ना यहाँ पर। तो ट्रैक एंड फील्ड वाली जितनी भी प्रतिस्पर्धा होती है ग्राउंड के अंदर, वो सब जो है वो एथलेटिक्स का जो है वो हिस्सा जो है वो हो सकती है। तो इसमें तो हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ है। अब बच्चा एथलेटिक्स याद करके चला गया, उसने एथलेटिक्स उठा के एथलेटिक्स नहीं करा, एथलेटिक्स के अंदर जो है वो सब कैटेगरीज की जो है वो बात करी। अब हम कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या मतलब कहना क्या चाह रहा है, इसमें हम जो है वो क्या आंसर जो है वो करेंगे, कैसे करेंगे। इसीलिए ये आप चीज को याद रखिए कि एथलेटिक्स तो होता है, लेकिन जेवेलाइन थ्रो भी एक एथलेटिक्स है यहाँ पर। और भी बहुत सारे इवेंट जो है वो एथलेटिक्स के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है, ये आप जितने भी ये लिख रहे हैं पैरा एथलेटिक, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं का बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पैरा एथलेटिक्स जो है उनने हमको अच्छे खासे जो है वो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाए, वो उनके बारे में क्वेश्चन आपको याद करना है। और ये यहाँ से इनके सामने इनकी फील्ड लिखना है कि कौन सी जो अगर कहा जाए किस फील्ड से। जैसे कितनों को मालूम है कि श्री प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स से हैं, वो किस इवेंट से संबंधित, मतलब क्या, मतलब उसमें क्या पैरा एथलेटिक्स में किसी को मालूम है इस क्लास में? अभी तो लाइव क्लास चल रही, तुम लोग साथ में ही हो, हैं? हाई मुझे को जंप में सर सर। हाई जंप। हाई हाई जंप। जंप हाई सर, जंप। हाई वेरी जंप। गुड। है ना? तो मतलब अपने दिमाग में क्लियर हो गया कि हमको ये समझ पड़ गया कि यार पैरा एथलेटिक्स तो है, लेकिन पैरा एथलेटिक्स में भी जो अगर कहा जाए यहाँ से, इसको अगर अपन ऐसे सिंपल क्लिक करके सर्च करें, अब आपको अर्जुन अवार्ड वाले जितने भी हैं उनके सामने जो पैरा एथलेटिक्स वाले हैं उनको ये दिख रहा होगा, ये अब यहाँ पर ये दिख रहा है प्रवीण कुमार, तो ये लिखा ही वॉन द गोल्ड एट द 2024 पेरिस पैरा एथलेटिक्स, देन सिल्वर एट 2020 टोक्यो ओलंपिक, ऑल्सो द पैरा डैश डैश डैश, यहाँ पर ये। अब इनके बारे में अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये शाम को ये फोटो से ही आपको समझ पड़ जाता है कि हाँ ये फोटो में यहाँ, इस तरह से या तो एक फोटो देख लो और एटलीस्ट कम से कम उनके बारे में एक या दो लाइन जो है वो पढ़ लो, तो उससे हमको जो है वो काफ़ी हेल्प हो जाती है। बाकी तो हम क्या करेंगे, एक ओलंपिक के हिसाब से एक अलग से अपन पूरा वीडियो प्लान कर लेंगे। तो ये काम अब आपका है, क्योंकि मैं एक एक को समझाऊं, कितना समझाऊं वो कठिन है। पर लिख लेना सामने, और खासकर ये पेयर वाले जरूर याद कर लेना। जैसे ये बॉक्सिंग बॉक्सिंग दो पेयर हो गए, ठीक है, हॉकी हॉकी वाले एक साथ जो पेयर हो गए। अब पैरा एथलेटिक्स में एक जैसे जो अगर कहा जाए इवेंट को एक उसमें लेना है, जैसे पैरा बैडमिंटन, ये भी ये चार हो गए। वो क्या करेंगे, पेपर सेटर क्या करता है, इनमें से तीन अलग कर लेगा और एक कोई और करेगा। तीन तो पैरा बैडमिंटन के यहाँ से उठा लिए, इसमें से तीन, और इसकी जगह हो सकता है कि यहाँ से श्री नवदीप कर दे। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत होना ही है, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते उसमें जो है वो अगर कहा जाए। आखिरी लाइन इसमें जो आपको करना, अगर आप एमपी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें कौन सा खिलाड़ी एमपी से है और वो किस फील्ड से। जैसे आपको सबको मालूम है, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है 27 नंबर, अभी पेरिस पैरा ओलंपिक में रुबीना फ्रांसिस ने हमको मेडल दिलाया, और रुबीना फ्रांसिस का संबंध मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी भोपाल से ही है। ये ऑलमोस्ट इस क्लास में सभी को पता होगा, राइट और रॉन्ग, पता है कि नहीं पता है? जी सर। है ना? यस सर। तो अब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि लिखा हुआ रुबीना फ्रांसिस जैसे इन इंडियन पैरा जो है वो पिस्टल शूटर, शी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन डैश 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 2000 पैरा ओलंपिक, यहाँ पर। तो उनका संबंध, जैसे ये विकीपीडिया पर चले गए, तो हमें कम से कम एक दो लाइन, जैसे ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, हमको इतना पता होना चाहिए कि यार ये एमपी से जो है वो बिलोंग कर रही हैं, एमपी जो है वो शूटिंग एकेडमी से जो है जुड़ी हुई, ऐसे क्योंकि देखो इसको अगर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा स्टोरी हो जाएगा। पर आइडियल आइडियल मैंने आपको ये बता दिया कि आपको ये याद रखना है कि एमपी से कितने बंदे हैं इसमें यहाँ पर। दूसरा एक और चीज, जैसे यहाँ पर दिख रहा है सवरजोत सिंह। अब सवरजोत सिंह यहाँ शूटिंग में ये अर्जुन अवार्ड में है, और इसी की एक जोड़ीदार जो अगर कहा जाए जिनके साथ इन्होंने मेडल जीता है वो ध्यानचंद खेल रत्न है। ये क्लैश हो जाते हैं एग्जाम के अंदर दोनों चीजें, ये इनको मिला है, याद होगा ना मनु भाकर ने सवरजोत सिंह के साथ भी एक जो है वो अगर कहा जाए मेडल लिया है। जीता जीता था। तो ये दोनों चीजें जो है वो लिंक हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। तो ये हो गया, ये मैंने नीचे लिस्ट भी लगा दी, बाकी तो आप खुद भी पीआईबी की वेबसाइट से सही लिस्ट, क्योंकि आप अगर किसी पेपर वगैरह में देखोगे तो शायद उसमें कुछ थोड़ा बहुत इधर हो जाए। हाँ लेकिन हाँ, आखिरी चीज, आप जब इस लिस्ट को लिखोगे तो बार बार जब भी इस लिस्ट को लिखो तो एक स्टैटिक क्वेश्चन हमेशा लिखना कि ये जो खेल रत्न पुरस्कार होते हैं इनमें कितने पुरस्कार मिलते हैं। तो मौलाना आजाद जो है वो ट्रॉफी भी इसका हिस्सा है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी हिस्सा है। ऐसे टोटल आपको दिख रहा होगा छह कैटेगरी दिख रही है, छठवें नंबर की कैटेगरी। तो वहां से आप ये स्टार बना के कैटेगरी जरूर कॉपी के अंदर यहाँ से नोट करोगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, फिर अर्जुन पुरस्कार पे आओगे सीधे सीधे, फिर जो अगर कहा जाए ये इसकी कैटेगरी के अंदर उत्कृष्ट अर्जुन पुरस्कार आजीवन, पूरे जीवन में जिनकी वो है, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको मिला।
फिर जो है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार पुरस्कार के बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और फिर मौलाना अबुल कलाम जो है वो आजाद यहाँ पर। इस तरह से ये कैटेगरीज, इतने अवार्ड इसमें दिए जाते हैं, इन सब को मिलाकर जो है वो अगर कहा जाए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की कहानी कंप्लीट होती है। अब अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंटरेस्टिंग है कि एक तो भोपाल गैस त्रैसदी पर अभी जो है वो अगर कहा जाए एक जिन फिर उभर गया। एक तो सरकार ने वो जो यूनियन कार्बाइड का जो कचरा था उसको पीथमपुर पहुंचाने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया, जितना उसको बड़ा खतरनाक तरीके से, मतलब कि आप सोच नहीं सकते, उससे लोग और ज्यादा पैनिक हो गए। उनको लगा है यार, मतलब इतनी हाई सिक्योरिटी, रात में गाड़ियां जा रही हैं एक के बाद एक, पूरा जो अगर कहा जाए ग्रीन कॉरिडोर जैसा कॉरिडोर बनाया, किसी गाड़ी को उसमें प्रवेश नहीं करने दे रहे, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। ऐसे र्यूमर उड़ा दी। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, खुले में पड़ा हुआ आप हाल देख रहे हो, भोपाल में 40 साल से लोग उसको फेस कर रहे हैं, कोई ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। उसके जो टॉक्सिक सप्लीमेंट मतलब थे वो तो खत्म हो ही चुके हैं। फिर भी चूंकि अब न्यूज़ में आ गया, इसलिए हमको कम से कम यूनियन कार्बाइड के बारे में दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो स्टैटिक ऑलमोस्ट इस क्लास में सबको पता है कि यूनियन कार्बाइड की जो घटना थी वो 2 और 3 दिसंबर की, क्योंकि 2 दिसंबर की रात को ये घटना हो चुकी थी, पर पेपर में आई और लोगों तक पहुंची 3 दिसंबर, इसलिए हम 3 दिसंबर की घटना बोलते हैं। बट जब पढ़ा जाता है तो 2 और 3 दिसंबर में, तो 2 दिसंबर की दरमियानी रात को, 3 दिसंबर की सुबह को, ऐसे। अब यहाँ पर पहले तो कुछ मैंने जो क्वेश्चन बनाया वो समझा दूं। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइट और नेफ्थनॉल से जो है अगर कहा जाए कार्बिल या सेविन नाम का पेस्टिसाइड जो है वो बनाया जाता था। ये बिल्कुल सही है, यानी अभी जो चीज यहाँ से भेज रहे हैं वो, इसमें कुछ मात्रा में ये और ये दोनों है। क्योंकि जब ये प्लांट एकदम से शट डाउन हुआ तब भी कुछ ना कुछ मात्रा में सेवीन और ये सब चीजें जो है वो अगर कहा जाए उसमें उपलब्ध थी। इसको ऐसे समझें कि 2 तारीख की रात को ये जब प्लांट में मतलब ये घटना घटी, उसी के ऊपर ये जो गलत लिखा ना मैंने, ये जेवियन मोरो और डोमिनिक लेपियर की जो बुक है ये गलत है, क्योंकि मिडनाइट चिल्ड्रन ऑलमोस्ट सबको मालूम है किसकी, बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। किसकी? मिडनाइट, सलमान रश्दी। किसकी? सलमान रश्दी सलमान साहब। सलमान रुश्दी। रुश्दी की है ना, सब वो सलमान रश्दी। कंट्रोवर्शियल भी है, वो सलमान रुश्दी की बुक है ना, वो कंट्रोवर्शियल भी, चर्चित भी बहुत है। यहाँ जो बुक का नाम है वो है 5 पास्ट मिडनाइट, ये लिखा ना जो है 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल। इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है रात के 12 बज के 5 मिनट। मिडनाइट मतलब हो गया रात के 12 बजे, 5 पास्ट यानी 12 बज के 5 मिनट निकल गए। हिंदी में तो नहीं है बुक, लेकिन एक एग्जैक्टली यार हिंदी मीनिंग निकालो तो क्या होगा, रात के 12 बज के 5 मिनट पर क्या घटा भोपाल में, उस पर ये बुक लिखी। और इसी बुक के प्लॉट के ऊपर ये जो मूवियाँ बनती हैं आजकल, है ना, वो रेलवे मैन और क्या क्या नाम से जो अगर कहा जाए मूवियाँ जो बनी हैं, उनमें इस प्लॉट का बड़ा यूज किया गया है, इस मूवी इस नॉवेल के। तो एक्चुअल क्या हुआ कि जब इस प्लांट में ये दुर्घटना घटी, तो उस समय मिथाइल आइसोसाइनाइड से एक पेस्टिसाइड इसमें बनाया जाता था, जिसको सेविन नाम से या सेविन ब्रांड से जो है वो बेचा जाता था यहाँ पर। और उस समय दुनिया में पेस्टिसाइड का उपयोग नया नया हुआ था। जैसे हम सिंपल बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भारत को अगर कहा जाए पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से जोड़ दिया। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सेविन, एग्जैक्टली ये एक पेस्टिसाइड है, ये इसी तरह का होता था। इनमें से किसी भी जो अगर कहा जाए आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है वो इसकी पूरी कहानी जो है वो मिल जाएगी। और इसमें से किसी पे भी क्लिक करोगे तो आपको जो वो भारत की ही स्टोरी सबसे पहले मिलेगी। जैसे ये लिखा है ना किल ओवर, जो है अगर कहा जाए तो इसमें कहीं नीचे जो है अगर कहा जाए कि स्टोरीज में इंडिया की कहानी, ये लिखा ना पेस्टिसाइड कार्बले सेविन, ये बनता था। लोग सोचते हैं MIC बनता था, MIC तो सबसे टॉक्सिक, आप सोचिए दुनिया की दो सबसे जहरीली गैसों में से एक है MIC। एक का नाम है फास्जीन और एक का नाम है MIC, जिनको दुनिया यूज ही नहीं करना चाहती, और हमारे यहाँ हमने उसका प्लांट लगवा दिया और रिहायशी आबादी में लगवा दिया। इससे ज्यादा क्या बदकिस्मती होगी। तो ये कार्बले बनता था, याद रखना, सेविन नाम से इसको बेच रहे थे वो लोग। अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन कैसे आएगा समझिए। एक तो ये हो गया यूनिक कि हमको ये पता होना चाहिए, दूसरा मिथाइल आइसोसाइनेट का फार्मूला अब पता होना चाहिए, क्योंकि अब न्यूज में है तो वो आपसे पूछ सकता है MIC को, मिथाइल आइसोसाइनेट को किस नाम से जो है वो जाना, मतलब इसका केमिकल फार्मूला क्या है, CH3NOC या CH3CNO, ऐसा कुछ भी जो है वो पूछेगा। दूसरा एक और क्वेश्चन इसमें लिंक होकर आएगा कि जब ये प्लांट में ये घटना घटी, यानी 3 दिसंबर 1984 को, उसके बाद ये प्लांट एक बार और फिर चालू किया गया था। उस समय चलाया गया था ऑपरेशन फेथ।
लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि भैया जो है वो सब कुछ हम हमारे कंट्रोल में हो। वो इसलिए चलाया गया था कि वो जो एमआईसी थी प्लांट में उसको डिस्पोज करना था, और वो केवल एक ही तरीका था कि उसको पेस्टिसाइड में कन्वर्ट करके खत्म किया जाए। नहीं तो अगर वहां भरी पड़ी रहेगी तो और कोई मानवीय त्रासदी हो सकती है। तो आपको जो है वो ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो जैसे आज की कहानी हो रही है वैसे उस समय भी जो है वो लोग पैनिक हुए, भोपाल छोड़कर भागे थे। यहाँ पर तो ये आप देखोगे, ऑपरेशन फेथ भोपाल गैस ट्रेजेडी, यहाँ पर भोपाल गैस एचडी हो गया और ट्रेजेडी की जगह। तो ये आपको दिख रहा होगा, ऑपरेशन फेथ वाज ए क्राइसिस मैनेजमेंट इनिशिएटिव टू कन्वर्ट मिथाइल आइसोसाइनेट टू सेविन एट यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री प्लांट इन आफ्टर जो है टॉक्सिक गैस लीक। अब आपको देखिए यहाँ दो चीजें यूनिक मिली। यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है कि वो पेस्टिसाइड किस नाम से बना रहे थे, सेविन, जो यहाँ लिखा हुआ है ना। तो यही क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो ये लिखा हुआ है कि ऑपरेशन फेथ बिगन द December 16। उस घटना के लगभग 10 दिन बाद, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई डिजास्टर हो जाए, तो एज सुन एज पॉसिबल एमआईसी को खत्म करो। इनमें से कोई भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है अभी न्यूज के कारण। तो ये ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी ऐसे भी अगर आप पीएससी की तैयारी करते हैं, खासकर स्टेट पीएससी की, तो उसमें एक ग्रीन रिवॉल्यूशन टॉपिक है। ये पूरी घटना उस ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही एक हिस्सा है इनडायरेक्टली, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमको प्रेरित किया कई नए जो है वो पेस्टिसाइड्स यूज करने के लिए, फर्टिलाइजर्स यूज करने के लिए, H/V सीड्स इस्तेमाल करने के लिए। और उसी ग्रीन रिवॉल्यूशन की देन है कि हमारे यहाँ इस तरह के प्लांट स्थापित हुए और हमने पेस्टिसाइड का उपयोग भरपूर करना शुरू किया, आज भी कर रहे हैं। तो ये तो एक बेसिक है। बुक का नाम आपको याद रखना है, डोमिनिक लेपियर और जेवियर मोरो की बुक है, 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल नाम से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन तो मोस्ट आईएमपी है ना, इसरो के द्वारा 30 दिसंबर को, क्योंकि ये भारत की अंतरिक्ष में एक बहुत लंबी छलांग होगी। ये बिल्कुल वैसे है जैसे जब अमेरिका चांद पर पहुंचा, है ना, और नील आर्मस्ट्रांग ने जब पहला चंद्रमा पर कदम रखा, तो वो मानव सभ्यता के लिए एक लंबी छलांग के रूप में देखा जाता है वो इवेंट। सेम हमारे स्पेस मिशन से हमारे लिए कुछ होना है। तो स्पेस डेक, और ये कितना इंपॉर्टेंट है आप सब जानते होंगे कि आज 7 तारीख, आज ही ये जो है वो अगर कहा जाए डॉकिंग होना था इनकी, लेकिन अभी उन्होंने पोस्टपोन कर दी है रात में। मालूम है, पेपर तो पढ़ते नहीं होगे, अभी देखोगे तो मिल जाएगा, जबकि अभी सुबह के अपन 5:50 पे हैं। पर अभी रात में ही डॉकिंग बोल दी कि हम नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद करेंगे। पढ़ा सुना है कि नहीं सुना? अगर थोड़ा बहुत अगर हर घंटे पेपर से अपडेट रहते होगे तो पता होगा, अदर नहीं नहीं पता होगा कि, क्योंकि ये डॉकिंग होना था 7 तारीख को। डॉकिंग का सिंपल पहले तो समझ लें क्या है। मालूम है कि नहीं पता है? नहीं मालूम? नो। देखो मैं नो दिखा, सर। अभी आप देखोगे ना, अभी चल रहा होगा न्यूज में, अभी सुबह सुबह। यहाँ पर ये देखो, ये अपन ने खोला, जस्ट 14 घंटे ना, इसरो स्पेस डॉक्स मिशन और 2 जनवरी 9। यहाँ पर है ना, ये देखो, इसरो जो है वो पोस्टपोन, जो अगर कहा जाए डॉकिंग डेट, इसरो जो अगर कहा जाए डॉकिंग डेट जो है वो पोस्टपोन। ये देखो स्पेस में यहाँ पर इसरो ने जो है अगर कहा जाए डॉकिंग टाली, अब ये तारीख को किया जाएगा, क्योंकि उनको एक जरा सा भी अगर ये लग रहा है कि डॉकिंग के दौरान, अब 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहे हैं वो, और उस दौरान उनको डॉकिंग करके आपस में जोड़ना है। जस्ट लाइक ऐसा है कि दो बसें चल रही हैं 100 किलोमीटर की रफ्तार पर, और उनके बीच में एक पटिया लगाकर पैसेंजर को इस तरफ से उस तरफ उतारना है। जरा सी किसी की स्पीड इधर उधर हुई और पैसेंजर नीचे गिर के हुआ खेल खत्म। सेम कहानी यहाँ डॉकिंग की है। डॉकिंग के फायदे क्या होंगे पहले तो ये समझ लें, फिर मैं इसका थोड़ा सा ऑफिशियल वेबसाइट से भी, जब डॉकिंग हो जाएगी तो और भी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कशन। डॉकिंग से सबसे पहला तो जो फायदा मिलेगा हमारे गगनयान मिशन को मिलेगा, सबसे पहला फायदा। ठीक है, क्योंकि हमको गगनयान मिशन के लिए हम जो रीयूजेबल जो व्हीकल बना रहे हैं, जिसको हम आम भाषा में शटल बोल रहे हैं, उसमें हम बिना डॉकिंग के ये काम कर नहीं सकते। दूसरा, कि इन फ्यूचर भारत भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डेवलप करेगा। आज जो है वो अमेरिका के पास है, रूस तो पहले ही मीर जैसे स्पेस स्टेशन डेवलप कर चुका है। तो भारत भी पीछे नहीं रहेगा स्पेस क्रांति में, वो खुद भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा आने वाले समय में। तो निश्चित रूप से अगर कहा जाए कि डॉकिंग वहां काम बहुत करेगी। तीसरा, कि हमारा जो चंद्रयान 4 मिशन है और इसके बाद जो हमारे मंगलयान और हमारे जो वीनस के मिशन है, उनमें ये डॉकिंग जो अगर कहा जाए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की करेगी। क्योंकि स्पेस में जाकर हम किन्हीं पार्ट्स को जोड़कर कुछ नया बनाएंगे, उसमें ये बड़ा रोल प्ले करने वाली है डॉकिंग। तो डॉकिंग मतलब सिंपल सी बात है। तो ये स्पेस डेक्स का मतलब ही है, स्पेस में डॉकिंग करना है आपको। ठीक है, और उसी के लिए मिशन है। आपको दो ही प्रश्न आएंगे कि कितने सैटेलाइट्स को जोड़ा जाएगा, तो दो।
और उसके लिए भेजा किसको है, अभी किसके थ्रू उसको लॉन्च किया, तो PSLV-C60। तो इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने पूरा एक जो है वो ये डाला हुआ है। ये हमारे पूरा काम का नहीं, कोई हमको जो है वो इसरो में जाके अभी नौकरी नहीं करना। हमारे काम का जितना है हम उतना पढ़ेंगे। यहाँ पर ये दो सेटेलाइट हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी हमको बिल्कुल आज अद्भुत वैसी ही लगती है जैसे आज से कोई 40 साल 45 साल पहले जो है वो आसमान में जाकर दो जहाज एक दूसरे से फ्यूल रिफिलिंग करते हैं। आपने देखा होगा, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, फाइटर जेट एक दूसरे के साथ फ्यूल रिफिल कर लेते हैं, यस सुना सर। होगा है ना। एक पाइप आता है, वो उससे फ्यूल भर लेते हैं। तो लगता है अरे बड़ी कॉमन सी चीज है, इसमें क्या है? लेकिन किसी जमाने में वो भी बहुत बड़ी चीज रही होगी। तो स्पेस में ये दो, अब हमारे काम का क्या है, सबसे पहले तो हमारे काम का यही है कि हम जिस जो है वो सेटेलाइट मतलब जिस रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है, ये रॉकेट है PSLV-C60। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने दोनों को अलग अलग तरीके पे अलग अलग जगह अलग अलग स्पीड से जो है वो अलग किया यहाँ पर। दूसरा, नीचे जाएं, यहाँ पर अभी जो हमारे काम का, पहले हम उसकी बात करेंगे ना, कितना क्या होगा क्या। दूसरा, मोस्ट मोस्ट IMP क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है और बिल्कुल गलत होगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया, वो आपको दिख रहा होगा कि दोनों को, आपको देखा होगा कि अप्रोक्स उनका मास कितना रखा गया है, दोनों का बराबर। ठीक है, 220 kg, 220 kg पर दोनों को छोड़ा। अभी 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रहे हैं। और धीरे धीरे क्या करेंगे, उनमें से एक की स्पीड, अभी दोनों की स्पीड जो है वो थोड़ी सी मिसमैच है, थोड़ी सी, जिससे कि वो धीरे धीरे क्या होते जाए एक दूसरे के पास। अगर दोनों बराबर स्पीड से घूमेंगे तो वो कभी भी एक दूसरे के पास नहीं। एक की ज्यादा एक की कम है, वो धीरे 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 पास आएंगे। और फिर एक समय ऐसा आएगा 9 तारीख को, भगवान करेगा 9 तारीख को ही हो जाए तो वेल गुड है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। अब हमारे लिए वो इवेंट तो बहुत अनोखा ही रहेगा कि हम उसमें जो है वो अगर कहा जाए उनको जोड़ें। बट हमारे लिए उसमें सैटेलाइट्स के नंबर याद रखना, स्पेसडॉक्स ए वहां पर 1 2 भी बोल सकता है, या तो ए और बी हैं। दोनों स्पेसक्राफ्ट का जो मास है वो 220 kg का है, 220 220। जिस व्हीकल का इस्तेमाल हमने किया है वो है PSLV-C60, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन दोनों को आपस में जो है, ये जिक्र है ना यहाँ से, इन दोनों को आपस में जोड़ेगा। पहले ये जोड़ने की प्रक्रिया 7 तारीख को ही होना था, यानी जो प्री शेड्यूल था इसका, जब लॉन्च किया गया 30 तारीख को मिशन, तो 7 ही तारीख को अगर कहा जाए जोड़ने की प्रक्रिया होना था। लेकिन अब जो है वो आज ही, मतलब रात में, क्योंकि अब कल रात को ही जो है अगर कहा जाए इसरो ने घोषणा की कि अभी हम 2 दिन के बाद करेंगे, तो अब वो 2 दिन के बाद यानी 9 तारीख को ये डॉकिंग का काम जो है वो करेगा। सब कुछ अगर बहुत अच्छा रहा तो आप ये मान के चलिए कि हमारा जो चंद्रयान 4 के ऊपर हम काम कर रहे हैं, चंद्रयान 3 जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मिशन है। तो अब हम सोच रहे हैं कि चंद्रयान 4 के ऊपर जो हमारी प्लानिंग है, कब कब की प्लानिंग है, सरकार ने क्या रखा है कि मतलब इसरो ने कब का प्लान कर रखा है, किसी को पता है? सर पहले 25 का था। अब 27 का हो गया है ना, इसका है। चंद्रयान जो है अगर कहा जाए 27। याद रखना, जब भी आप चंद्रयान 4 पढ़ोगे, ये ध्यान रखना, चंद्रयान 4 पढ़ोगे तो उसमें ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेस डॉक्स का उपयोग होगा ही। जब तक ये प्रणाली पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होगी, जब तक हमारा चंद्रयान 4 नहीं होगा। कभी आप सिंपल अगर इसरो का चंद्रयान 4 में देखो, चंद्रयान 4 मिशन, हालांकि गगनयान और बाकी में भी यूज होगा यहाँ पर अगर कहा जाए, लेकिन जब ये चंद्रयान 4 की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब अगर कहा जाए कि कुछ भी आप इसके बारे में अब कहीं अच्छा आर्टिकल किसी भी जगह पढ़ोगे, तो इसमें डॉकिंग करना ही है, उसी के ऊपर टिका हुआ है। हालांकि उसके ऊपर अभी हम इतना डिस्कशन करके कुछ वो नहीं है, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट या कहीं आप पढ़ोगे, जैसे चंद्रयान, जैसे विकीपीडिया पे पढ़ लो या कहीं भी पढ़ लो, तो आपको ये पता चल, जैसे विकीपीडिया का पेज है, आपने इस पे पढ़ा, इसमें भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उसकी डॉकिंग का वो उल्लेख जरूर करेंगे। बिना डॉकिंग के तो ये काम हो ही नहीं सकता। और जिसमें जो, लिखा हुआ है सर हिस्ट्री में। क्या लिखा हुआ है? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा ऐसे, जो अगर कहा जाए, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है ये, सोमनाथ। है ना यहाँ पर। तो ये जो अगर कहा जाए ये लिखा हुआ है, तो अभी हमको ये बात समझ पड़ रही है कि हमारे फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट 3 बातें हो गई। PSLV-C60 पहला, 220 20 किलोग्राम के दोनों है दूसरा, एंड थर्ड वन, जिस दिन ये डॉकिंग हो जाएगी उस दिन कॉपी के अंदर डब्बा बना के लिख के रख लेना, अगले 2 3 साल के लिए वो डेट हमेशा एग्जाम में आएगी कि इस दिन जो है वो ये आपस में दोनों को जो है वो जोड़ा गया था। बाकी कुछ हमको जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये है, और ऐसा अगर जिस दिन हम 9 तारीख को कर लेंगे तो फिर जो है वो अमेरिका, रूस और चीन के बाद हम चौथे नंबर के देश हो जाएंगे, और फ्यूचर में हमको किसी के ऊपर निर्भरता की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम खुद के जो है वो स्पेस स्टेशन डेवलप कर लेंगे यहाँ पर।
फिर जो है वो हाल ही में स्टैम्प नाम से किस क्रिकेट खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की गई, कोई ज्यादा काम का नहीं, वन लाइन का है, सैयद किरमानी। वन लाइन का क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी स्टैम्प लॉन्च हुई। 1983 के वर्ल्ड कप विजेता विकेट कीपर सैयद किरमानी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी स्टैम्प लॉन्च की। एक्चुअल क्या है देखो, 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो हम पहली बार जो अगर कहा जाए कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते, तो कई बार क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि हम केवल कपिल देव के आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। हमको लगता है कि उस क्रिकेट वर्ल्ड कप में कपिल देव ही थे, लेकिन उस क्रिकेट वर्ल्ड में जितने भी लोग थे उन सब के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि उस पूरी टीम का ही कंट्रीब्यूशन था। जिसकी मतलब जैसे टीम मैनेजमेंट में ही है कि हम जीते। तो जैसे कई बार हम ये तक कई बच्चों को नहीं पता होता है कि हमने वेस्ट इंडीज को हराया था। मतलब जैसे किसी से पूछ लो ना कि 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसमें भारत ने जो अगर कहा जाए कि किसको हराया था या रनर अप टीम कौन रही थी, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते बच्चे, क्योंकि उनने बस इतना याद कर लिया कि यार इंडिया ने इसको हराया था। बट उन खिलाड़ियों के नाम मुझे लगता है कि हमको पता होना चाहिए इंडिया के, तो कपिल देव का नाम पता होना चाहिए। एक और जो अगर कहा जाए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, और उनकी ऑटोबायोग्राफी को कुछ लिटिल अब आगे बोल दूंगा तो जो अगर कहा जाए पकड़ ही। सुनील गावस्कर। हाँ, सुनील ठीक गावस्कर। है, वेरी गुड। मतलब चलो तुम लोगों को सुनील इतना तो गावस्कर। पता है सुनील गावस्कर के बारे में, क्योंकि सुनील गावस्कर एक बहुत बड़ा नाम थे। तो बस ऐसे आपको जो है वो याद रखना है कि भैया जो है वो भारतीय टीम में कौन थे। दो चार नाम जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लिए, ज्यादा हमको करने की जरूरत नहीं है। फिर अगले के ऊपर आते हैं, दुनिया के सातों महाद्वीप, वन लाइन फैक्ट है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। काम्या कार्तिकेयन का जो है वो संबंध क्यों है, कहाँ से है। अब ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया, इसमें कहानी को पहले हम इसके आंसर से समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है मुंबई की 17 वर्षीय। अब एक्चुअल होता क्या है, पेपर सेटर क्या करता है, स्टूडेंट के दिमाग से खेलना पसंद करता है। दिख रहा है कार्तिकेयन लिखा हुआ है, कार्तिकेयन लिखा हुआ है, तो अगर कोई सपोज मान के चलिए किसी से रेंडमली प्रश्न पूछा जाए कि यार वो काम्या कार्तिकेयन अभी जो है वो एक बड़ी फेमस पर्वतारोही है, वो सातों महाद्वीप की जो सब सर्वोच्च पर्वत चोटी है उस तक वो पहुंच गई हैं, कहाँ की होंगी, तो वो एक सेकंड में लिंक करेगा तो सीधे तमिलनाडु जाएगा। क्योंकि कार्तिकेयन जो जैसे सरनेम जो लगता है उसको थोड़ा सा तमिल वर्ड से मिलता लगता है कि नहीं लगता है, कार्तिकेय कार्तिकेयन, ठीक है, ये सब जो है वो तमिल वर्ड से मिलते जुलते सरनेम। तो इससे भी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया। वैसे भी अगर यहाँ लिखा हुआ है कि दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये आपके लिए यूनिक हो गया क्वेश्चन कि यार कम से कम चलो हमारे देश से कोई है जिसने जो है अगर कहा जाए कि एक इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले किया दुनिया में। और काफी इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल्स भी बहुत सारे, अच्छा आर्टिकल आपको इंटरनेट पे जाओगे तो ढेरों आर्टिकल्स आपको जो है वो मिल जाएंगे यहाँ पर। तो बस ये याद रखना है, 17 साल की जो है वो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, अगर कहा जाए मुंबई की हैं, इंडियन नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई को से वो बिलोंग करती हैं, मतलब वहाँ की जो है वो स्टूडेंट भी हैं वो काम्या कार्तिकेयन। जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा था उनके बारे में तो मुझे वहीं से पता चला था, ये तो नीचे तो मुंबई लिखा है लेकिन वो वहां से पता चला था, आप इस पे देखोगे तो मिल भी जाएगा ये यहाँ पर। अब यहाँ तो 16 लिखा, आप 16 मत करिएगा, 17 तारीख याद रखिएगा यहाँ पर है ना। तो ये रचा इतिहास 24 मई को, ये आपको दिख रहा है ये यहाँ पर। अभी ये तो पुराने आ रहे हैं, अभी 29 तारीख का आ गया है ना, काम्या कार्तिकेय ने जो है वो रचा इतिहास। तो जैसे ये आप आज तक की खबर पे जाओगे तो ये दिख रहा है, बार ये लिखा ना, भारतीय नौसेना बाल विद्यालय, इंडियन नेवी चिल्ड्रन स्कूल, मुंबई की कक्षा 12वीं की छात्रा काम्या ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी और चिली के डैश 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 यहाँ पर। तो माउंट विंसन, ये तो ऑलमोस्ट सबको मालूम होगा कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर वहां तक पहुंच गई। और फिर उसके जस्ट नीचे फिर वो पहले के अचीवमेंट तो उनके रहे होंगे, जो उसके पहले जितनी भी चोटियां हैं उन्होंने जो है वो फतेह की होंगी, तो वो हमको पता ही होता है। अगला क्वेश्चन भी यूनिक है, निम्नलिखित में से किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने की घोषणा की गई। 1 जनवरी, 16 जनवरी, 23 मार्च, 27 मार्च। अब इसमें एक तो तीन चीजें छुपी हुई हैं, पहले उन तीन आंसर है, ठीक है, 16 जनवरी। अब क्यों है, पहले तो मैं यहाँ पर प्रेस रिलीज दिखा दूं पीआईबी का। आपको दिख रहा है कि लोकपाल ने 14 मार्च 2024 को अपनी आयोजित बैठक में ये कहा था, और ये जो है अगर कहा जाए अधिसूचना जारी की थी। अब जो अगर कहा जाए ये 16 जनवरी को जो अगर कहा जाए कि जो मनाया जाएगा, तो अभी ये 16 जनवरी से ही ये शुरू होगा। ये दिख रहा है ना कि पहला जो अगर कहा जाए 16 जनवरी को, तो ये ऐतिहासिक हो जाएगा 16 जनवरी वाला। अब तीन चीजें हमारे काम की हैं, एक तो पहला तो है न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर,
ऑलमोस्ट जो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से ही हैं, तो उनको लोकपाल बनाया गया। दूसरा, ये जो 16 जनवरी की डेट है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पीछे चले जाते हैं। मैं आपको एक फाइल में से दिखाता हूँ, रुकिए मेरी। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा। ये हम गवर्नमेंट फाइल पे गए, ये हम चले गए लोकपाल के ऊपर, है ना। अब ये लोकपाल का हमने वार्षिक प्रतिवेदन लिया। इस डेट की महत्वता क्या है उसको समझें, उसी से मैंने लिंक करके 3 डेट बने। अगर हम एक लोकपाल की टाइमिंग लाइन को पढ़ें, तो आपको दिख रहा होगा कि लोकपाल की कहानी भारत में, यूं तो देखो लोकपाल एक जो वर्ड है यानी ओम्बुड्समैन, ये स्वीडन की देन है। दुनिया में इस तरह की प्रक्रिया स्वीडन में अपनाई गई ओम्बुड्समैन की। भारत में पहला जो इसका प्रक्रिया की शुरुआत हुई पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर या गठन की, तो वो 3 अप्रैल 1963 को आया। यहाँ पर सबको मालूम होगा कि लोकपाल जो शब्द है वो किसने दिया था। बहुत ही प्रसिद्ध लोक प्रशासन की किताबें भी उन्होंने कई लिखी हैं। ठीक है, कितनों को मालूम है? सर पंचायती, हाँ बेटा। एलएम सिंह भी। हाँ ठीक है, एलएम सिंह जी। वेरी गुड, है ना। तो वही मैंने क्या बोला कि जब हम पंचायती राज की बात करते हैं, तो याद करो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो मिला है, आज संविधान के अंदर आप जो पंचायती राज को देख रहे हो, वो एलएम सिंघवी की ही देन है। उन्होंने ही कहा था कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। वही एलएम सिंघवी ने पहली बार ये ऑम्बुड्समैन की तर्ज पे लोकपाल शब्द का प्रयोग की बात की थी। वो क्वाइंड अगर कोई पूछे किसने किया, तो एलएम सिंघवी। अब हमारे लिए ये पूरी स्टोरी तो लाइन अभी हमारे लिए पढ़ना संभव नहीं है, इन्होंने तो दे रखी है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। बट 3 अप्रैल को जो अगर कहा जाए एक कमेटी का गठन हुआ कि हम ओम्बुड्समैन बनाएंगे। और फिर उसके बाद जो है ये रेल चली, तो कितनी लंबी चली तो आप खुद समझ सकते हो। यहाँ पर ये चल रही है, चल रही है, चल रही है, ये चलती जा रही है। हमारे लिए लास्ट के ये 4 हैं। पहला कि राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिली 1 जनवरी 2024 को, 14 को। लागू हुआ ये 16 जनवरी 2014 लागू हुआ। और फिर लोकपाल की अपॉइंटमेंट, ये भी बड़ा उल्टा है कि आपने एक्ट बना दिया, उसको लागू कर दिया, 16 जनवरी 2014 को लागू कर दिया। इसीलिए वो 16 जनवरी को हम लोकपाल दिवस मनाएंगे। ये पहला लोकपाल दिवस अगले वीक बनेगा, आज ही से। मतलब आज 7 है तो 16 तारीख को बनेगा। उसके जस्ट बाद आपको दिख रहा होगा 23 मार्च 2019 को हमने लोकपाल संस्थान का गठन किया, और लोकपाल को जो है वो अध्यक्ष की शपथ दिलाई, और मेंबर की शपथ हुई 27 तारीख को। अब कौन मुझे एक लाइन में बताएगा, अभी इतने जितने भी हो तुम लोग उनमें से, कि 16 जनवरी से हम 23 जनवरी 2019, ये 5 साल क्यों लग गए हमको? सर विपक्ष का जो नेता नहीं था इस कारण से। हाँ, वेरी गुड। यानी हमें ये समझ पड़ा कि लोकपाल की अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी है, उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा की भी भूमिका होती है। चूंकि 2014 का जो लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें किसी पार्टी को 1/10 का जो उसके लिए मिनिमम चाहिए वो मिला नहीं यहाँ पर, या किसी पार्टी के पास इतने मेंबर्स नहीं थे कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन पाए। इसलिए लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोस्ट जो है वो खाली रही। और चूंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन की दोनों में रही है ना, पहले दूसरे दोनों में लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोस्ट खाली रही, तो सरकार इसको टालती रही। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डांट लगाई कि भैया, क्या अगर 10 साल लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं होगा, तो तुम क्या 10 साल लोकपाल की अपॉइंटमेंट नहीं करोगे? तब सरकार ने इसको एक तीर से दो निशाने चलाए। पहला निशाना तो ये चलाया कि मार्च में अपॉइंट कर दिया, क्योंकि मार्च में ही जो है अगर कहा जाए इलेक्शन डिक्लेयर हुए, मार्च अप्रैल याद होगा 19 के। तो उन्होंने कहा देखो हमने लोकपाल की अपॉइंटमेंट भी कर दी, ये भी कर दिया, तो दोनों चीजें आपस में लिंक हो गई। तो हमारे काम की 3 चीजें हैं। 1 जनवरी को इसको मंजूरी मिली, 16 जनवरी 2000, ये डेट में 14 कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखना। लोकपाल ये जो है ना, लोग बाग इसको 19 कर देंगे। मैंने भी आपको गुमराह करने के लिए, देखो ध्यान से, कहाँ गया ये मेरा ये, इसमें मैंने ये डेटें पूरी डाली, 1, 16, 23, 27, इसी तरह से जो अगर कहा जाए, तो ये आपको याद रखना है कि 16 जनवरी को जो है इसकी इंस्टीट्यूशन जो है वो लागू हो चुका था। पहली अपॉइंटमेंट 19 में हुई, वो एक अलग क्वेश्चन है। और उसकी टाइमलाइन, आपको कम से कम इतनी टाइमलाइन आप सबको जो है याद होना चाहिए जितनी मैंने बताई। अगला है साइबर अपराध में अपराधियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले बैंक खातों को क्या कहा जाता है ना, साइबर अकाउंट, म्यूल अकाउंट, डीमेट अकाउंट, शेल अकाउंट। इस समय हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ये जो आजकल आपने देखा होगा ना, डिजिटल अरेस्ट और इस तरह के जो अरेस्ट हो रहे हैं, ये जितने भी, या फिशिंग, आपको मालूम होगा फाइनेंशियल क्राइम में सबसे चर्चित जो क्राइम होता है फिशिंग। हम ये सोचते हैं कि यार किसी ने पैसा ले लिया,
तो हम तो उसको वापस ले आएंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है कि वो जो अकाउंट है वो किसी दूसरी कंट्री से ऑपरेट हो रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज है, आपका पैसा गया फिशिंग में, ध्यान रखना, और आपने जितना जल्दी, मतलब मान के चलो कि अब भी आपके साथ आपको मैसेज आया कि 2 लाख रुपए उड़ गए, और आपने आधे घंटे में अगर कहा जाए आरबीआई को इन्फॉर्म कर दिया, कहीं को इन्फॉर्म कर दिया, तो वो एक्शन लेकर सब चीजें कवर कर लेगा, आपका पैसा बचा लेगा। कैसे? सपोज फिशिंग में आप आपके जो है अगर कहा जाए डेबिट कार्ड का मिसयूज करके किसी ने आईफोन में जो पैसा डाल दिया, अब आप 4 दिन के बाद तो उसको तो डिलीवर्ड हो गया, अब तो ना फ्लिपकार्ट कुछ कर सकती ना कुछ, आपने तुरंत आरबीआई को, तो आरबीआई ने उस पेमेंट को क्या कर दिया, स्टॉप करा दिया एक्शन लेकर, तो वो उस व्यक्ति तक पहुंचा नहीं, आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है कि आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट जो अगर कहा आ जाए कि उसके लिए मतलब उसको खरीदने के लिए प्रक्रिया करी, और जब वो वहां से डिस्पैच हो गया उसके बाद आप कहो कि मैं कैंसिल कर दूं, तब वो ऑर्डर कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, तब नहीं करते वो अगर कहा जाए, ये तो मालूम ही होगा, देखा होगा यहाँ पर, है ना, छोटे मोटे उसमें ये भी। तो इस तरह के जो अकाउंट होते हैं इनको कहा जाता है म्यूल अकाउंट। ऐसे तो म्यूल जो है वो खच्चर को कहते हैं ठीक है, मतलब कभी आपने देखा होगा घोड़े और गधे का जो अगर कहा जाए, दोनों का मिला जुला रूप होता है। एक्चुअली क्या होते हैं, ये होते हैं बोगस अकाउंट, लोग बना लेते हैं दूसरों के आईडी डॉक्यूमेंट से, डिजिटल वर्ल्ड में तो सब संभव है, बनाकर उनको किसी दूसरी कंट्री से ऑपरेट करते हैं। इस समय पूरी दुनिया में, और मोस्टली अगर कहा जाए भारत में, क्योंकि भारत में साइबर लिटरेसी हमारी कम है, ये ध्यान रखना। आज भी, अभी कल परसों ही मैं पढ़ रहा था कि यहीं भोपाल में फिर किसी को जो डिजिटल अरेस्ट कर लिया। मैंने कहा यार इतना पेपरों में आ रहा है उसके बाद भी आदमी कैसे फंस रहा है, क्योंकि हमारी जो साइबर साक्षरता है उसको हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। अब सरकार थोड़ा सा जागी, देखा होगा आजकल आप फोन करते हो तो रिंग के पहले का आता है कि कोई ऐसा कॉल आए या कुछ आए, तो ये जो है वो डिजिटल अरेस्ट वाला, तो इससे जो है वो बचना है। देखा होगा आजकल आने लगा ना तुम लोगों को आ जो, रहा है सर, आ रहा है। वो पहले ही पर अगर पर कर डे लेती। पेपर में भी रहता था। क्या बेटा जी? पर डे पेपर में एक न्यूज रहती है। हाँ, पर लोग मतलब ये काम सरकार को पहले ही करना था, हमको साइबर रिलेटेड। तो ये लिखा हुआ म्यूल अकाउंट इज ए बैंक अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर दैट क्रिमिनल यूज टू लेंडर द मनी फ्रॉम इनलीगल एक्टिविटी, किसी भी इनलीगल एक्टिविटी में कर सकते हैं ना, कोई भी, ऐसा जरूरी नहीं कि साइबर क्राइम में, लेकिन चूंकि अभी ज्यादातर जो अगर कहा जाए म्यूल अकाउंट का इसी में यूज हो रहा है, तो सरकार अवेयर कर रही है। अगर आप म्यूल अकाउंट के आगे पीआईबी करोगे तो सरकार लगातार जो है अगर कहा जाए अवेयरनेस कैंपेन चला रही है कि भाई, जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखो, ये आपको दिख रहा है ना, इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये सबसे ज्यादा साइबर क्राइम से संबंधित सूचनाओं को उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है ये इंडियन साइबर जो है वो क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। कौन चलाता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हो लिखा है यहाँ पर। इशूड अलर्ट टू अगेंस्ट इलीगल पेमेंट गेटवे क्रिएट यूजिंग द म्यूल अकाउंट बाय ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइजेशन साइबर क्राइम फैसिलिटीज। अब ये कितनी तारीख का प्रेस रिलीज है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 28 अक्टूबर का प्रेस रिलीज है। ऐसे ही प्रेस रिलीज, ये मैंने, आप कहोगे सर आपने फिर अभी क्यों लिया, क्योंकि हर एक आध महीने में आते हैं। अभी तो सरकार ने पूरा डिटेल करके बताया कि हो सकता है कि आपके नाम से किसी ने ऐसा अकाउंट जो है वो बना रखा, हो सकता है कि आपके नाम से जो अगर कहा जाए किसी ने जो है बना रखा हो। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। म्यूल अकाउंट का यूज मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, भारतीय साइबर, ये अभी का लेटेस्ट है, आपको ये दिख रहा होगा कि भारतीय साइबर क्राइम ने डैश 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 यहाँ पर इसके बारे में बताया है कि कैसे आप इसको पहचानें, क्या करें यहाँ पर। ठीक है, देखा है कि चालू खाते, बचत खाते सोशल मीडिया खासकर टेलीग्राम फेसबुक के माध्यम से जो है वो खोजे जाते हैं। ये खाते शेल कंपनियों या व्यक्तियों के होते हैं। इन्हें म्यूल जो है वो, शेल कंपनी तो ऑलमोस्ट समझते हो सब लोग, ये कंपनियां केवल काय पे होती हैं? कागजों पे। कागजों। केवल पेपर कागजों पे। पर। छदम कंपनियां, शेल यानी आवरण है उसका, उसके अंदर कौन है कौन कोई नहीं जानता। इसलिए जो अगर कहा जाए, लिखा ना कि ये म्यूल अकाउंट का उपयोग कर अवैध पेमेंट गेटवे बनाया जाता है, जिससे आपराधिक सिंडिकेट को फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कैमों, साइटों, ऑफशोर सट्टेबाजी, जुए से जुड़ी वेबसाइट, फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग, डस 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 आदि में किया जाता है। तो ये कुछ पेमेंट गेटवे उन्होंने पहचाने हैं। इन पेमेंट गेटवे से आपको बचना है, जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर। और ऐसा माना जाता है कि ये गेटवे मनी लॉन्ड्रिंग की एक सेवा के रूप में उपलब्ध कराते हैं। ये सब सरकार ने हाल ही में अपने एक प्रेस रिलीज में जो ये दिख रहा है उसमें ये बताया। तो हो सकता है कि आपको यही पूछ लिया जाए कि ये अकाउंट का संबंध है या इन अकाउंट्स का उपयोग, जैसे फिशिंग पहले बहुत एग्जाम में आता था, कई बार जो है अगर कहा जाए फिशिंग पूछा गया, विशिंग पूछा गया, स्मिशिंग पूछा गया, तीन होते हैं ना फिशिंग के अंदर जो अगर कहा जाए, एक तो फिशिंग ओवरऑल,
बैंकिंग जो क्राइम होते हैं वो फिशिंग करते हैं। फिशिंग मछली पकड़ नहीं होता, बस उसकी स्पेलिंग जो है वो एफ से शुरू ना के पी से शुरू होती है। अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो वो फिशिंग का नया रूप हो जाता है, विशिंग कॉल आता है, वाइश ओवर फिशिंग। अगर आपको एसएमएस से फिशिंग करी जाती, बधाई हो 5 करोड़ जीत गए, लिंक पर क्लिक करो और पैसे निकालो, तो वो स्मिशिंग कहलाता है। उसी का अगला जो है वो ये है। तो ये याद रखना आपका ना, म्यूल अकाउंट के बारे में कभी कोई आ जाए तो यहाँ पर। और इससे आप ये भी समझ गए कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी अननोन लिंक से किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको लिंक को क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वो सिक्योर गेटवे नहीं होता है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे। हम लोग कई बार फेसबुक पर भी कई चीज आती है ना, कोई चीज सस्ती मिल रही है, अरे यार ये वाला फलाना जूता तो वहाँ 2,000 का मिल रहा है, यहाँ तो 300 में मिल रहा है। चलो 300 रुपये में क्या जाता है अपना, देखें, नहीं भी आएगा तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। वो 300 रुपये नहीं है, वो एग्जैक्टली तुमको चारा डाल रहा है। ठीक है, और तुम्हारा जो अगर कहा जाए पेमेंट गेटवे को यूज कर रहा है, तो तुमने जैसे ही उस पर डाला तो उसके पास तुम्हारी पूरी पेमेंट गेटवे की डिटेल चली गई। तो पेमेंट गेटवे क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, तो सिक्योर के लिए तो फिर जो है वो सिक्योर पेमेंट गेटवे पे ही जाना पड़ेगा, जैसे रोजर पे वगैरह है यहाँ पर। आपने अपना कोई कोर्स देखा होगा तो याद करो, उसमें एक पेमेंट गेटवे आता है रोजर पे का, सुना होगा ना। यस जी सर। सर। वो पैसे लेता है हमसे, कमीशन लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि सिक्योर दे रहा है ना यहाँ पर, इसलिए रेजर पे। तो टेक्निकली यहाँ पर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 907 टेस्ट रेटिंग पॉइंट में पाले पहले खिलाड़ी। वन लाइन का, इसमें कोई ज्यादा हमारे काम का नहीं। ऐसे भी जसप्रीत बुमराह जो है वो भारत के एक बहुत ही जाने माने और चर्चित जो है वो खिलाड़ी हैं। आपको एक सिंपल खबर दिख रही है, बुमराह सर्वाधिक रैंकिंग पाने वाले पहले भारतीय। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 907 रेटिंग पॉइंट्स पाने वाले पहले भारतीय बन गए। बुमराह का सर्वकालीन सूची में इंग्लैंड के डेरेक अंडरवुड के साथ संयुक्त 17वां स्थान है। उन्हें पिछले सप्ताह डस्ट 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 ये यहाँ पर है यहाँ। बाकी तो हमारे कोई काम के नहीं है, उसमें सबसे ऊंचे की रैंकिंग पे है, इसीलिए आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन भी वन लाइन का है। कुछ चीजें तो वन लाइन की तो वन लाइन जैसे याद रखना, उसमें हमको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। ओलंपिक खेलों में 10 पदक जीतने वाली विश्व की सबसे उम्रदराज ओलंपिक चैंपियन एग्रेस क्वालिटी का संबंध किस देश से। अब ये क्यों आ सकता है, इसके लिए पहले तो इस प्रेस रिलीज को देखें। सामने एक तो एज है उनकी 103 साल, इससे ये प्रश्न यहाँ पर आ गया कि वो सबसे ज्यादा उम्रदराज जो है वो खिलाड़ी हैं जो अब तक जीवित है। ठीक है, अब जो है वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा। दूसरा कि वो लंबे समय तक ओलंपिक से जुड़ी रही यहाँ पर, और छोटे मोटे नहीं, उन्होंने लिखा नीचे कि उन्होंने 10 ओलंपिक पदक जीते। इसमें 5 गोल्ड मेडल थे। उन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता। तो ऐसे जो पर्सनालिटी होती हैं वो पर्सनालिटी हमको एग्जाम में जो है वो आती हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि उनका संबंध किस देश से है, तो चूंकि न्यूज कहाँ की लिखी हुई है देखो ध्यान से, बुडापेस्ट। बुढ़ापे। न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाया था, ये मत सोचो कि यहाँ हंगरी लिखा तो उसको लिंक करें। मैंने आपको हमेशा बताया कि न्यूज़पेपर की पहली लाइन से आप जहां से वो पब्लिश हुई वो देख सकते हो, बुडापेस्ट की न्यूज़ है तो हंगरी की कैपिटल। ठीक है, तो ये बुडापेस्ट यानी हंगरी से है। दूसरा वो जिमनास्ट है, यानी उनका संबंध जो है वो जिमनास्टिक से था। हालांकि भारत जिमनास्टिक में अब तक जो है वो अगर कहा जाए बहुत बड़ा ओलंपिक में कोई जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। हम सोचे कि जिमनास्टिक में हम पहुंच जाते हैं वहां तक, लेकिन हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए। करते तो हम और भी, हम भी कर सकते हैं अच्छा। बट ये अपने को याद रखना है अच्छा खासा। यानी कि आप सोचिए कि एक ऐसी महिला हमारे साथ थी जिन्होंने 5-5 गोल्ड लिए। ठीक है, हम तरस जाते इतने गोल्ड के लिए तो वो अब नहीं है। इसीलिए ये प्रश्न एग्जाम में आपको आ सकता है, या तो हंगरी आएगा या जिमनास्ट आएगा या कुछ भी आएगा। और ये काफी सारे न्यूज़पेपर में इंटरनेशनल में चर्चा में रहा। इसलिए नहीं कि इतने गोल्ड मेडल लिए उन्होंने, इसलिए कि यार एक 103, हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा उस पर्सनालिटी की। यहाँ पर ये देखिए कितना सारे आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये एग्रेस कैलिटी ये दिखा रहा है ना यहाँ पर। अगर कहा जाए हंगरियन इजराइलियन जिमनास्ट, ये लिखा हुआ है कि हंगरियन इजराइलियल कलात्मक जिमनास्ट कोच थी जिन्होंने ओलंपिक पदक जीते। और ये पूरे जो अगर कहा जाए 24 घंटे, 3 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे ना जाने न्यूयॉर्क टाइम्स कितनी जगह जो है अगर कहा जाए आर्टिकल छपे हैं। 103 ईयर्स, द हिंदू ने भी आर्टिकल छापा है कि 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया उनका। ऐसे ढेरों बड़े बड़े पेपर्स में आर्टिकल्स उनके छपे। इसलिए हमारे लिए जो है वो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर अगले पे आते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सरकार के ऊपर काफी जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है कि कम से कम आप अपने बेस ईयर को बदलें।
आज भी आप देख रहे हो कि हमारा जीडीपी का बेस ईयर वही है जो चला आ रहा है जमाने से। कुछ भेजा है क्या बेटा किसी ने? चार्जर नहीं लगा। ओके बेटा, एक सेकंड होल्ड करना। चार्जर की अच्छी याद दिला दी, स्क्रीन बंद कर दी। एक सेकंड होल्ड करना बस, है ना। चार्जर लगा दो जरा मेरे पास। सुबह क्या 6 बजे से पैरों में ठंड ज्यादा लगती है इसलिए। अब एग्जैक्टली देखो, जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 पे हम जो है वो टिके हुए। हम उसमें भी जो है अगर कहा जाए बदलाव करने के लिए तैयार नहीं थे। अभी जो इन्फ्लेशन है भारत में, मुद्रास्फीति, उसको निकालने के लिए हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका बेस ईयर पे भी सरकार के ऊपर दबाव डाला जाता है कि अब बदलो, लेकिन बदलती नहीं। इसके पीछे का कारण क्या? देखो, 2011-12 के बेस ईयर को अगर हम नए बेस ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो इन्फ्लेशन के फिगर में कुछ जो है वो फ्लक्चुएशन दिखेंगे। आप ऐसे समझो ना कि 2011-12 के बेस ईयर में हमने, सपोज मान के चलो, थोड़ी देर के लिए उदाहरण है कि भाई हमने चावल की कीमत 25 रुपए रखी है। अब आज की स्थिति में वो 50 रुपए हो गई। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिलेगा, इसलिए सरकार थोड़ी बचती रही। हालांकि अब सरकार पे दबाव रहा और उसके बाद उन्होंने जो है वो एक कमेटी बना दी नए बेस ईयर के लिए। तो पहले तो हम समझें कि ये प्रश्न है क्या। हाल ही में जो नीति आयोग के एक मेंबर हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र, उनकी चेयरमैनशिप में एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, आपको दिख रहा है। उस वर्किंग ग्रुप का काम है कि ये जो बेस ईयर चल रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स का 2011-12 का, इसको चेंज किया जाए 2022-23 में, उसको रिपोर्ट देना है। ठीक है, अब वो जितने भी दिन में रिपोर्ट दे दे उसके बाद नया बेस ईयर आ जाएगा, आधार वर्ष 2022-23, ये आप याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो ये है पहला। अब इस पे क्या प्रश्न आ सकते हैं, आपको सबको एक तो पता होना चाहिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से हम क्या निकालते हैं। तो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं कि क्या जो है वो है। कंज्यूमर प्राइस की तुलना में होलसेल प्राइस बहुत ज्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां 10 किराने की दुकानों पर वस्तु और सेवाओं की कीमतों में काफी फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट होलसेल सबके लिए एक जैसा ही होगा। अगर आप किसी बड़ी सब्जी मंडी में जाओगे जहां पर आपने देखा होगा इकट्ठा सामान मिलता है ना, देखा होगा ना कि बड़ी सब्जियों में थोक वाले बोलते भैया खुला नहीं देते, 5 किलो ही लेना पड़ेगा, 40 रुपए का ही मिलेगा। तो होलसेल प्राइस में फ्लक्चुएशंस आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे, काफी उतार चढ़ाव मिलेगा। इसलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत रोल प्ले करता है। दूसरा है कि वर्तमान में इसका बेस ईयर 2011-12 है। तीसरा है कि थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस में सबसे ज्यादा वेटेज प्राइमरी आर्टिकल्स का है। तो ये क्यों गलत है? क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है? सबसे ज्यादा वेटेज होता है सेकंड। अच्छा, ऐसे समझो, बहुत सिंपल सी लॉजिक। तुम जिस कमरे में बैठे हुए हो उस कमरे के अंदर की कोई 5 चीजों के नाम बोलो, बोलो बेटा छाया, कोई 5 चीज बोल दो जिस कमरे में तुम अभी पढ़ रही हो। सर टेबल है, बेड है, हम्म। चेयर है, हम्म। लाइट है, पंखा है। लाइट है, पंखा है, इनमें से एसी क्या है। प्राइमरी आर्टिकल है? कच्चा सामान है कुछ? नहीं। नहीं है ना यस सर। कुछ। पूरा क्या है? विनिर्मित वस्तुएं हैं। तो यस होलसेल सर। प्राइस के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज होता है मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स का, है ना। तो पहले तो ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर आप सिंपल टाइप कीजिए WPI इंडेक्स। इसमें 3 चीजें जो बहुत काम की हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वही आपको याद रखना। पहला है कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये जानकारी जारी करता है। ठीक है, मतलब कोई पूछेगा कि ये जो इन्फ्लेशन संबंधी ये वाले आंकड़े कौन जारी कर रहा है, तो ये ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर ये जारी करता है। किस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी होते हैं? जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। ये सबसे आखिरी प्रेस रिलीज है इस इंडेक्स का, 16 दिसंबर का। अगर हम इसी को पढ़े यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर टोटल कमोडिटी में प्राइमरी कमोडिटी का वेटेज कितना दे रहा है वो? 22%। कच्चा सामान जो भी होगा यहाँ पर वो 22%। फिर उसके बाद फ्यूल और पावर, जैसे अभी छाया ने बोला उसके कमरे में एक फ्यूल और पावर भी है, वो है लाइट। उसका वेटेज जो अगर कहा जाए 13.15%। और सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पर? चौसठ मैन्युफैक्चर। दशमलव दो तीन प्रतिशत वो है मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल का, यानी जो है वो विनिर्मित वस्तुओं का वेटेज हमको जो है वो दिखाई दे रहा है। इन तीनों को हम मिला लें, यानी 65, 13 और 22, तो ये कुल 100% का आंकड़ा जो है वो आ जाता है। इस प्रकार हम ये जानते हैं कि वर्तमान में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है या थोक मूल्य सूचकांक है,
उसका निर्धारण के लिए जो बास्केट डिजाइन की जाती है, उस जो अगर कहा जाए बास्केट में प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर, एंड जो अगर कहा जाए तीसरे नंबर पे मैन्युफैक्चर आर्टिकल होते हैं। सबसे कम वेटेज फ्यूल एंड पावर का होता है, सबसे ज्यादा फ्यूल एंड पावर में क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिसिटी है और अदर जो फ्यूल आर्टिकल्स हम लोग यूज करते हैं, कोल है, ये सब फ्यूल आर्टिकल्स में आ गए। नीचे लिस्ट भी मिल जाती, पूरी नीचे लिस्ट भी मिल जाती, पर वो लिस्ट के क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए मुझे लगता नहीं कि कभी आते हैं, बट एक बुनियादी पता होना चाहिए। जैसे प्राइमरी में दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, है ना, पेड़ी है, धान है, गेहूं है, दाल है, वेजिटेबल में आलू है, ठीक है, प्याज है, ठीक है, फ्रूट्स है, मिल्क है, एग है, मीट है, नॉन फूड आर्टिकल में ऑयल सीड्स हैं, ठीक है, उसके बाद मिनरल्स है। यहाँ पर फ्यूल आर्टिकल में एलपीजी, पेट्रोल, ये फ्यूल आर्टिकल्स के अंदर चले गए। और फिर मैन्युफैक्चर्ड में ये पूरा नीचे तक लिस्ट मैन्युफैक्चर्ड का है। यहाँ पर बड़े बड़े जो आर्टिकल्स दिख रहे हैं, बेवरेज है, टोबैको है, टेक्सटाइल है, ये सब जो अगर कहा जाए प्रोडक्ट इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। इस तरह से एक रफली आपको चार बातें जो यहाँ पर पता होना चाहिए जो मैंने बताई। एक तो जो अगर कहा जाए इसकी एक बास्केट होती है, उस बास्केट में हम तीनों की अलग अलग वेटेज से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका होगा, सबसे कम वेटेज किसका होगा, और तीसरा और आखिरी कि इसका निर्धारण किस विभाग के द्वारा किया जाता है। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आपको हमेशा आएगा, और विभाग का नाम है ऑफिस ऑफ, मतलब जो करता है वो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट है प्रमोशन इन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और मिनिस्ट्री है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सबसे ज्यादा गलत होते हैं क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे, इन्हीं के फिगर्स आपसे पूछे जाते हैं। यहीं से आप जो है वो ये पुराने सब आपको जब भी करना हो तो यहाँ से कहीं से भी आप इसके आंकड़े जो है वो उठा सकते हो। जब भी सरकार जारी करेगी तो पूरे आंकड़ों की कहानी यहाँ से मिल जाएगी। ये हो गया खत्म। बस इतना अपने को याद रखना, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, बस एक सेकंड होल्ड कीजिएगा ना। इसमें बास्केट दी है क्या, नहीं अब आजकल क्या बास्केट वाला वो 676 आर्टिकल, 696 आर्टिकल ऐसी बास्केट होती थी इसमें, बास्केट आजकल पूछते नहीं, इसलिए मैंने ये कहा नहीं पढ़ा रहा है। फिर ये तो मैंने एक बेसिक सी बता दिया, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, ये कमीशन नहीं है, ये वर्किंग ग्रुप है, और प्रोफेसर जो है वो रमेश चंद, ऑलमोस्ट सबको मालूम है, नीति आयोग के मेंबर हैं, उनकी चेयरमैनशिप में ये वर्किंग ग्रुप जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। ऐसे भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी हाल में जो 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी हुई, उसमें जिन राज्यों में सबसे अच्छा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, यानी उसमें उसमें छत्तीसगढ़ का नाम, ये तो ऑलमोस्ट याद होगा कि नहीं याद है, मतलब, यस सर। है ना। तो ये है, अब वो चाह रहा है कि और हम इसको आगे बढ़ाएं। अब आगे कैसे बढ़ाए, तो उसने देखो पहले तो अपन एक सिंपल लाइन में ये समझे, ग्रीन जीडीपी से जोड़ना मतलब ग्रीन, पहले ये पता होना चाहिए कि ग्रीन जीडीपी का क्या कंसेप्ट है। ये जब तक जो अगर कहा जाए नहीं पता होगा तब तक हमारी कहानी जो है अधूरी रही। तो ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट ऐसा है, जो हमारी जीडीपी है, जैसे मान के चलिए अभी आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, अब कॉलोनी में कोई काम से आप पैसा कमा रहे हैं, थोड़ी देर समझ लीजिए ना, सपोज मान के चलिए कॉलोनी में ही आप कोई काम करते हैं, तो ये जो पैसा आपने कमाया ये हो गई जीडीपी। ऐसे देश जो पैसा टोटल, जो गुड्स और सर्विसेज हमको मिलती हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उनकी जो फाइनल कीमत है वो है हमारी जीडीपी। लेकिन जब हम उस चीज को अर्न करेंगे गुड्स और सर्विसेज से, तो निश्चित रूप से हम एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ ना कुछ जो अगर कहा जाए एनवायरनमेंट को उसमें हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो एनवायरनमेंट को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर जब तक हम उसको उसमें से माइनस नहीं करेंगे तब तक हमारे पास सही फिगर नहीं आएंगे। तो अगर जीडीपी में से जो एनवायरमेंटल लॉसेस हैं, ठीक है, या एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है, जो भी आप पर्यावरण को जो क्षति कर रहे हो, उस पर्यावरणीय क्षति को माइनस कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से हमारे पास जो जीडीपी निकल कर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ग्रीन जीडीपी। जैसे ऐसे समझ लो, तुम्हारी जीडीपी के बारे में बताते हैं। तुम बाइक से थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं, थोड़ी देर मुझे ही मान लो मैं एक जोमेटो बॉय हूँ, है ना, गिग इकोनॉमी का हिस्सा हूँ, और बाइक से जो अगर कहा जाए लोगों को फूड डिलीवर करता हूँ, और उससे जो है वो रोज के 50 रुपए कमाता हूँ थोड़ी देर के, मेरी महीने की इनकम हो गई 1,500 रुपए की। अब इस 1,500 रुपए में मुझे लगता है कि यार जो मैं पेट्रोल जलाता हूँ, कि पेट्रोल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो मैंने अंदाज लगाया कि पर्यावरण को ये लगभग 100 रुपए का नुकसान पहुंचाता है। तो वो जो 1,500 की मेरी कमाई है उसमें से मैंने 100 रुपए अलग किए और पेड़ खरीद के ले आया, 10 पेड़, 10-10 रुपए के 10 पेड़, और कहीं रोक दिए। तो वो जो 10 पेड़ के ऊपर खर्चा किया, उसके बाद जो मेरी जीडीपी आई, एक्चुअल जीडीपी, ये है ग्रीन जीडीपी।
और रटने की जरूरत ही नहीं, आ गया समझ में ग्रीन जीडीपी, यानी पर्यावरणीय यस। क्षति को मैं माइनस कर दूं। तो आजकल सरकार दबाव डालती है बड़ी बड़ी कंपनी प्लांट्स के ऊपर। इसीलिए ये आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही थोड़ी जो प्लांटेशन और ये सब कर रहे हैं, एक्चुअल सरकार का प्रेशराइजेशन है कि भाई आप जो अगर कहा जाए कि ये पैसा कमा रहे हो तो आप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे जो कर रहे हो उसको दिखाओ, जस्टिफाई करो इस तरह से। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि ग्रीन जीडीपी मतलब उन्होंने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को भी इससे लिंक कर, तो आने वाले समय में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारे जैसे राज्य को भी करना चाहिए, क्योंकि एरिया वाइज तो हमारे पास फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। पर टेक्निकली आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछली फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हमारा क्या हो गया है, मध्य प्रदेश का कम हो गया है ना। तो तो जो है वो कुछ भी पूछ सकता है। तो छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन जीडीपी। हो सकता है कि आपको ग्रीन जीडीपी का फॉर्मूला पूछ लिया जाए। तो आप कहीं भी देखेंगे ग्रीन जीडीपी का फॉर्मूला, तो आइडियल फॉर्मूले में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को माइनस करके निकाल सकते हो। ग्रीन जीडीपी फॉर्मूला सामान्य, कोई ज्यादा उसमें नहीं है, कहीं भी किसी भी इमेज पर आप जाओगे उसमें जैसे ये सामने जो अगर कहा जाए लिखा हुआ है कि ग्रीन जीडीपी, जीडीपी माइनस द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो यहाँ दिख रहा होगा। और भी कहीं देखोगे सब जगह अलग अलग थोड़ा बहुत, पर है वही फार्मूला, उसमें कुछ वो अलग नहीं है। हो सकता है तो आपको दोनों चीजें याद रखना है। हो सकता है ग्रीन जीडीपी का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, ग्रीन जीडीपी क्या होती है, या पूछ लिया जाए ये वाला, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। फिर है बैंक नेट पोर्टल। तो बैंक नेट एग्जैक्टली इसको जोड़ना है ना, बैंक नेट ऐसा नहीं है, ये बैंक नेट वर्ड एक साथ लगा हुआ है, यानी इसको आपको लिंक करके पढ़ना है, कैपिटल में पढ़ना है। वो तो टाइपिस्ट क्या करते हैं कि गलती करते हैं, उनको कहते भी समझा दो कि इसको ऐसे लिखना है तो भी गलत करेंगे। तो ये बैंक नेट इसको अपन ऐसे जोड़े, ऐसे, तब जो है वो आपको ये आएगा बैंक नेट। ये आपको दिख रहा है बैंक नेट। तो ये है, ये दिख रहा है ना, सस्ता घर, फ्लैट, दुकान, खेत, फैक्ट्री खरीदने का मौका सरकार ने लॉन्च किया। एक्चुअल क्या होता है, बहुत सिंपल सी लॉजिक। बैंक के पास लोग लोन के लिए जाते हैं। कई परिस्थितियों वश कुछ लोग लोन चुका नहीं पाते और कुछ जानबूझकर लोन नहीं चुकाते। जो जानबूझकर चुकाते नहीं उनको विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक के पास जो सर परिसंपत्तियां आ जाती हैं, एसेट्स आ जाती हैं, उनको वो समय समय पर ऑक्शन करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है इस तरह के ऑक्शन की जानकारी लोगों तक पहुंच नहीं पाती। उसका कारण है कि ज्यादातर इस तरह के ऑक्शंस की सूचनाएं बड़े बड़े समाचार पत्रों में आती हैं, और सब लोग समाचार पत्र जो है वो पढ़े ऐसा संभव नहीं। देखा होगा ना कई बार पेपरों में हेडिंग आती पूरी, ये बैंक की नीलामी की, इतने इतने में फलाने दिन नीलामी करना है यहाँ पर। अब सरकार को ये लगा कि भाई कोई चीज अगर कहा जाए है तो आप उसको यहाँ से खरीद सकते हो। तो उन्होंने एक पोर्टल ही डेवलप कर दिया। तो अभी आपको दिख रहा है 2 दिन, 18 घंटे, 3 दिन, 2 दिन, ये जो आ रही हैं खबरें ये आपको बताने के लिए। जैसे ये एबीपी न्यूज की खबर है, तो अब एबीपी न्यूज पर ही अगर हम जाएं तो वो भी यही बताएगा। ये लिखा ना कि बैंक नेट, वित्त मंत्रालय के मुताबिक बैंक नेट का नाम, यह पोर्टल ई ऑक्शन वाली प्रॉपर्टीज के बारे में सभी जो है वो पीएसबी या पब्लिक सेक्टर जो बैंक होते हैं या सरकारी बैंकों की जानकारी को इकट्ठा करने के साथ पेश करेगा। कहाँ कितनी जो अगर कहा जाए तो इन फ्यूचर जो है वो आपके लिए क्वेश्चन हो गया, जो आपको समझ पड़ गया कि कल को आपको अगर मान के चलिए कि कोई पुरानी प्रॉपर्टी या कहीं कोई नीलामी हो रही है उसको खरीदना है, कोई भी, चाहे उसमें वाहन हो, प्रॉपर्टी हो, जो भी चीजें उसके अंदर डाली जाएंगी वो। तो एग्जैक्टली जो है वो अगर कहा जाए कि प्रॉपर्टीज के लिए है और ई ऑक्शन से जुड़ा हुआ है, बैंक नेट है, जोड़ लेना, कैपिटल में लिखना, बैंक नेट पोर्टल का संबंध जो है वो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि उस पोर्टल के नाम में कहीं नहीं समझ पड़ रहा कि वो ऑक्शन पोर्टल। अगर आपने पढ़ा नहीं होता तो 100% बच्चा या तो बैंकिंग इंटरनेट सर्विस मार के आता है या यूपीआई सर्विस मार के आता है, राइट। अगर तुमने नहीं पढ़ा हो तो तुम क्या मार के आते, सोचो बताओ। तुम ई नीलामी लगाए आते बैंक नेट पोर्टल यहाँ पर, क्योंकि लिंक ही बैंकिंग। नहीं हो रहा बिल्कुल ना। नहीं लगाते सर। आप कंफ्यूज, आप कुछ तो ढूंढता है बच्चा, अब ढूंढ ही नहीं पा रहा, तो इसलिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने का मौका, बैंक नेट। सेम जो है वो विस्तार नेटवर्क है, इसमें भी ज्यादा नहीं पढ़ना अभी हमारे काम का। विस्तार नेटवर्क एग्रीकल्चर ना, श्री शिवराज सिंह चौहान जी की बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन। तो विस्तार नेटवर्क इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कैसे एआई का यूज और बढ़ाएंगे, जो कृषि क्षेत्र है उसमें हम एआई का उपयोग कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए ये लिखा ना डीए, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इस विस्तार नेटवर्क को लेकर आया ना। तो विस्तार इज ओपन जो है अगर कहा जाए इंटरपोर्टेबल एंड फेडरल नेटवर्क डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज विद द डैश 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 डैश। पूरा तो हमारे काम का नहीं है इसलिए मैं डैश डैश बोल देता हूँ। ये इन फ्यूचर, तो ये अभी आप खुद देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है।
कारण ये है, एक तो ये उनकी ऑफिशियल यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऊपर ही लोगो बना हुआ है। जैसे इस क्लास में ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को ये रटा हुआ है, हर एक बच्चे को, कि कृषि के क्षेत्र में सबसे चर्चित इंस्टीट्यूशन क्या है हिंदुस्तान का, सबसे चर्चित आईसी है। यार, आई ना सी। जाने कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ना जाने कितने इंस्टीट्यूशंस ये अपने अंदर समाये हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे अगर कहा जाए एग्रीकल्चर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत ही आते हैं। कृषि मतलब पशुपालन भी आ जाएगा इसमें, फिशरिंग, पशुपालन, ये सब जो है वो एनिमल हस्बेंड्री सब कृषि के अंतर्गत आती है। तो उसके ही बगल में वो विस्तार को जगह दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें दिख रहा है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में एआई टेक्नोलॉजी को, ये लिखा ना एग्री स्किलिंग, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी क्या हो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है देखिए एआई, इन सब में हम क्या काम करेंगे, कैसे जो अगर कहा जाए टेक्नोलॉजी को एनहेंस करेंगे, क्या उपयोग करेंगे, इसके ऊपर जो है अगर कहा जाए यहाँ पर लिखा है, तो ये लिखा ना जैसे वाई ज्वाइन विस्तार और बहुत सारे इसके प्रिंसिपल्स वगैरह जो है वो दिए हुए हैं। इतना तो हमारे लिए काम का नहीं, बट हमको दिख रहा है कि जैसे आईवीआर, चैटबॉट, ये सब चीजों से जुड़े। और ये सब अभी वर्तमान समय में जो है, आज सोचिए किसान को भी अगर हम चैटबॉट सर्विसेज से जोड़ दें, मतलब वो, मैं आप थोड़ा उसके लिए मैंने कहा ना डिजिटल लिटरेसी बहुत जरूरी। ठीक है, मोबाइल तो हमने आईफोन पहुंचा दिया गांव तक यहाँ पर, तो पर चैटबॉट से वो कैसे होगा, उसको समझाना पड़ेगा कि चैटबॉट कैसे करता है यहाँ पर। तो चैटबॉट वो यूज करने लगे, चलो उसको लिखते ना हो तो वो आईवीआर का यूज करने लगे। कोई जानता है आईवीआर क्या होता है? अगर आप चैट टाइप ना कर पाओ तो आईवीआर बहुत अच्छा होता है। कितनों को मालूम है आईवीआर? वॉइस रिकॉर्ड। सर वो सिस्टम है क्या? नहीं, रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता, उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जो मैं बोलता हूं ना कि कोई चीज अपन बोल के करते हैं तो वो हमको बताता है उससे संबंधित सूचना, उसको बोलते हैं आईवीआर। ये एक प्रकार का चैटबॉट ही होता है, बस ये चैटबॉट टाइप की जगह आवाज पे काम करता है अपने आप में। ये आईवीआर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आ गया समझ में? फोटो देखो, ये भी यूनिक क्वेश्चन है। आ रहा है समझ में? देखकर कुछ समझ पड़ रहा है यहाँ पर? उसके आधार पर आपको जो है वो करके चैट की जगह वॉइस से पूरी चीजें मिल जाएंगी। ये दिख रहा है जैसे यहाँ पर ये जितने फोटो दिख रहे हैं इनसे आप ऑलमोस्ट जो है वो चीज को समझ पा रहे हो। क्लियर है? ये आजकल टेक्नोलॉजी डिजिटल वर्ल्ड में यूज हो रही है। पर यही जो मैंने कहा ना, प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, डिजिटल लिटरेसी की प्रॉब्लम। हम उतना लिटरेट नहीं कर पा रहे सोसाइटी को जितनी जरूरत है। अब जैसे इस क्लास के बच्चों को भी नहीं मालूम ज्यादातर को, आश्चर्य की बात है। तो हम क्या उम्मीद करें कि किसान को हम तक पहुंचाएंगे? तो आईवीआर, ये एक कॉपी में फुल फॉर्म जरूर लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो तुमको कई जगह जो है वो एग्जाम में हेल्प करते हैं यहाँ पर, कि कैसे जब आप वॉइस के थ्रू, जैसे आपने कुछ बोला और उधर से पूरा के पूरा जो है वॉइस से आ गया, या आपने जो है अगर कहा जाए कि कुछ टाइप किया और वहां से कनेक्ट हो गया कॉल सेंटर से, वो आईवीआर से लिंक करेगा। ये दोनों चीजें जो अगर कहा जाए एक प्रकार का कॉल सेंटर प्रोग्राम ही होता है ये। तो ये तो कृषि क्षेत्र में हो गया, ऑलमोस्ट आपको समझ ही पड़ गया यहाँ पर। अरविंद श्रीनिवास किस संस्थान के सीईओ हैं? अब एक तो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल ये लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है, जो आज चैट जीपीटी या दूसरे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उस तरह के मॉडल के ऊपर ये काम कर रही है इनकी कंपनी। जो कंपनी आपको दिख रही है यहाँ पर, यानी पैराप्लेक्ट जो है वो एआई है। दूसरा, ये दो कारण से न्यूज में, किसी को मालूम है कि क्यों लिया होगा मैंने ये क्वेश्चन? कोई थोड़ा बहुत न्यूज से अपडेट हो? कोई बात नहीं। ये प्राइम मिनिस्टर से मिले, ठीक है, प्रधानमंत्री से मिले थे, और प्रधानमंत्री जी के साथ इन्होंने बात करी थी, और प्रधानमंत्री से बोला था कि भाई जो ये हमारी कंपनी भी अब ला रही, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में हम ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। तो आने वाले समय में हमारे स्कोप यहाँ है, तो आप इसको जो है वो हमारे इसको प्रमोट कराने में हमें थोड़ी सहायता करिए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हाँ ठीक है भैया आ जाओ, अगर आप इसके आगे पीएम मोदी कर दें यहाँ पर, तो मुझे वो आर्टिकल आसानी से जो है वो यहाँ पर कर दें पीएम मोदी। तो आपको जो है आर्टिकल ये दिख रहा होगा, दिख रहा है, एक हफ्ते 2 दिन स्क्रीन पे दिख रहा है, पीएम मोदी न्यूज। पीएम मोदी जो है सीईओ के साथ मिले, पीएम मोदी जो है अगर कहा जाए, ये आर्टिकल्स दिख रहे हैं, पीएम इंडिया सीईओ डैश 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 मीट, ये सब जो है वो यहाँ पर। और अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जो है अगर कहा जाए ट्वीट पर इसको यहाँ पर, तो स्क्रीन के ऊपर आपको ये पूरा आर्टिकल दिख रहा है, आप चाहो तो यहाँ से पढ़ लीजिए, दिख रहा है। तो उन्होंने ये बताया ना, आपसे मिलकर और एआई इसके उपयोग के बारे में विकास पर चर्चा करके अच्छा लगा डैश 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 यहाँ पर। ये कंपनी अब जो है वो अगर कहा जाए कि चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म की तरह आगे बढ़ रही है।
और फ्यूचर में इसके अंदर अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। अब वो गॉड नोस क्या होंगी, अपॉर्चुनिटी कैसे होंगी, वो तो बात की बात है। बट चूंकि कोई ऐसा न्यूज़ चर्चा में आ जाता है, तो हम हमारे सामने ये क्वेश्चन, ये प्रधानमंत्री जी से मिले ये नहीं आएगा, हमारे सामने आ जाएगा ये जो फलानी फलानी कंपनी है, ये कंपनी का सीईओ कौन है भाई, यानी जो आगे की ओर बढ़ रही है। तो वो क्वेश्चन जो है वो लिंक हो जाता है, इसीलिए प्रश्न को पूछा गया। और तुमको कंफ्यूज करने के लिए इन्फोसिस, जोमेटो, नीति आयोग वगैरह जो है वो ये डाले गए यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया यहाँ पर। अगला भी क्वेश्चन है, हाल ही में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई? कोनोरू हम्पी के द्वारा जीती गई। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चारों नाम मैंने वो लिए हैं जो शतरंज से जुड़े हुए हैं। हरिका द्रोणावल्ली भी शतरंज से हैं, आर वैशाली भी शतरंज की खिलाड़ी हैं, भक्ति कुलकर्णी भी शतरंज से। चारों नाम हमेशा ऑप्शन, जब हम ये सीरीज चला रहे हैं, ऑप्शन को भी ध्यान से देखोगे तो उससे भी एग्जाम में हेल्प होगी कि इनमें से किसका संबंध शतरंज से नहीं है। तो ये दिख रहा है कि यार ये चारों तो हमने शतरंज में पढ़ रखे हैं। इनमें से हर एक किसी का नाम आप ये सर्च कर लो, आर वैशाली सर्च कर लो, ये सब अभी करंट में 2024 के आसपास ही चर्चित जो है वो शतरंज से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। चर्चित, जैसे एक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये स्क्रीन पर गई, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है भारतीय पेशावर शतरंज खिलाड़ी, ये बिल्कुल नया। ये देखिए 22 सितंबर का कोई इवेंट है या कहाँ पर, इसीलिए ये नाम लिए गए हैं। बाकी तो जो है अगर कहा जाए, अभी जैसे पहले क्वेश्चन में याद करो, अपन ने वंतिका अग्रवाल का नाम लिया था, याद आया? जी सर। अर्जुन अवार्ड में याद आया जो है। तो यस अभी सर। देखो, जो है वो हम्पी कोनूरू या कोनूरू हम्पी हमारे सामने ये हो गया बड़ा नाम। उसके जस्ट बगल में वंतिका अग्रवाल है, तो ये तो समझ पड़ गया कि यार अर्जुन अवार्ड मिला तो कुछ तो होगा, तभी तो मिला। मैं यहाँ उनका नाम भी डालने वाला था, पर मैंने कहा चलो ठीक है, ऊपर ले लिया तो दो क्यों डालूं यहाँ। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रैंड मास्टर कोनूरू हम्पी को दी बधाई, नीचे लिखा ही हुआ है यहाँ पर ये। तो ये दोनों इवेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, वन लाइन का है, आप याद रखना चाहो तो रखो, नहीं भी रखना चाहोगे तो गाड़ी जो है वो चलती रहेगी। अब ये ग्लास ब्रिज वाला क्यों मैंने लिया, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे वो ग्लास ब्रिज का कंसेप्ट बहुत चलता है ना, लोग जो है वो चाइना वाला। ऐसे पैर कपकपाते हैं उनके। तो ऐसा ग्लास ब्रिज ये स्क्रीन पे दिख रहा है, कन्याकुमारी के समुद्र पर बना देश का पहला ग्लास ब्रिज, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया। ऑलमोस्ट कन्याकुमारी, मतलब आपको मालूम होगा, जैसे लिखा ना, ये ब्रिज तिरुनावल्ली प्रतिमा को विवेकानंद रॉक मेमोरियल से जोड़ता है। आपको जिनको ना मालूम, ठीक है, तिरुवल्लुवर जो हैं वो तमिल एपिक के लिए भगवान है। जैसे नॉर्थ इंडिया में जब हम रामायण महाभारत एपिक्स की बात करते हैं, दक्षिण भारत में जब एपिक्स की बात होती है तो संगम लिटरेचर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें होता है। और उसमें कितने एपिक्स को ज्यादा पहचान मिली, कितने संगम लिटरेचर में? हाँ। 5 ग्रेट पांच। एपिक्स, जिसमें से तीन तो हम्म। हमेशा याद रखना है, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलम और जीवक, जीवक चिंतामणि। 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 और सीतामढ़ी। चिंतामणि एकमात्र जैन एपिक था। उत्तर भारत में जैसे रामायण महाभारत, वहां पर क्या है, रामायण महाभारत है, जैसे कंबन की रामायण, वो उसको तमिल रामायण कहते हैं। वहां जो बड़ी हस्ती हैं वो है तिरुवल्लुवर। आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड तमिलनाडु का, उससे पूछो कि वहां के पुलिस थानों में, वहां के सरकारी संस्थानों में, वहां की बसों में और वहां की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में किसकी प्रतिमा लगी हुई है, किसकी फोटो लगी हुई है, तो वो बताएगा कि वहां तिरुवल्लुवर को ज्यादा पूजा जाता है। बहुत बड़ी हस्ती है तिरुवल्लुवर। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने जो है वो ध्यान मुद्रा में जो है वो ज्ञान अर्जित किया समझ लो, उसके पास एक बहुत बड़ी भव्य जो है वो ऊंची प्रतिमा है तिरुवल्लुवर की। उस प्रतिमा को जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल से ये जोड़ेगा। ये आपको याद रखना। भारत में ऐसी दो प्रतिमाएं बहुत फेमस हैं, एक तो ये है तिरुवल्लुवर की प्रतिमा, मैं दिखा भी दूंगा आपको। दूसरी हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, देखा होगा हुसैन सागर झील में लगी हुई है एक प्रतिमा। कोई हैदराबाद का तुम्हारा रिश्तेदार तो पूछना उससे, जो ट्विन ट्विन सिटी ना हैदराबाद सिकंदराबाद, उनके बीच। तो जैसे अगर कहा जाए यहाँ अपन सिंपल टाइप करें, तिरुवल्लुवर स्टेचू, बहुत बड़ी हस्ती थे तिरुवल्लुवर, उनका लिटरेचर तो मतलब आप सोच नहीं सकते। ये दिख रही है यहाँ पर, ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल का, ये तिरुवल्लुवर। तो ये है तिरुवल्लुवर, दिख रहा हुआ यहाँ पर, ये कन्याकुमारी में है यहाँ।
और बहुत जो अगर कहा जाए बड़ी हस्ती, तमिल एपिक में ये लिखा हुआ है ना, द स्टेचू ऑफ द तमिल पोएट एंड द फिलोसफर, जो अगर कहा जाए वल्लुवर, तिरुवल्लुवर जो है, उनसे संबंधित है। बाकी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी बड़ी हस्ती थे। वहीं पर ये जो है वो ब्रिज, ग्लास ब्रिज जो है वो शुरू किया गया है। ऑलमोस्ट कभी जीवन में तमिलनाडु जाने का मौका मिले तो किसी तमिलनाडु की सरकारी बस में सफर करोगे तो मेरा चेहरा याद आएगा, क्योंकि वहां तिरुवल्लुवर की फोटो लगी मिलेगी बस के अंदर। आश्चर्य की बात है। ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपने कल्चर को, अपने मतलब इतिहास को संजोए हुए हैं। हम भूल गए, नॉर्थ वाले तो भूलते जा रहे हैं, वो संजोए हुए हैं। इसलिए तो वो पुष्पा जैसी मूवी 1800-1900 करोड़ रुपए कमा लेती है। तो टेक्निकली ये आपको याद रखना है। ऑलमोस्ट मैंने तिरुवल्लुवर, आपका होमवर्क है तिरुवल्लुवर की रचना कौन सी है वो याद रखना है। थिरुकुलर के बारे में आप जो है वो अगर कहा जाए क्या जानते हो वो आपको याद रखना है। हमारे यहीं मध्य प्रदेश से होकर एक ट्रेन निकलती है जिसका नाम है थिरुकुलर एक्सप्रेस। वो किसके नाम पर है ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस भी आड़े टेढ़े पूछे जा रहे हैं। फिर ये बुक का नाम किसी लेखक ने नहीं लिखी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के ऊपर बुक है। द लिखा बुक है द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। पूरी बुक का नाम याद नहीं रखना। होता क्या है कि इस बुक को किसी स्पेसिफिक व्यक्ति ने पब्लिश नहीं किया। इसमें जम्मू कश्मीर, ये क्यों चर्चा में है, पहले तो इसमें जम्मू कश्मीर के 3000 साल के इतिहास को बताया गया। देखो, जम्मू कश्मीर के इतिहास के ऊपर सबसे प्रामाणिक ग्रंथ जो हमको एक मिलता है, उसका नाम है, उसका नाम है कलहण की राज कलहड़ तरंगी। की राज तरंगड़ी, है ना। तो राज तरंगणी में हमें जो है वो कल्हड़ के द्वारा वहां के कश्मीर के राजाओं की उल्लेख, पूरी जानकारी जो है वो मिलती है। लेकिन उसमें भी हमें अगर कहा जाए पूरे कश्मीर का शुरू से मतलब 2-3-4 हजार साल का जो है वो इतिहास जो है वो देखने को नहीं मिलता। कुछ ही इतिहास मिलता है। इसमें उन्होंने पूरा कलेक्शन, पूरा 3000 साल का। इसीलिए अब ये मतलब इसको कलेक्ट किसने किया, इसको करा है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने। पब्लिश किसने किया, नेशनल बुक ट्रस्ट। आप इस बुक के फ्रंट पेज वगैरह देखना चाहते हो तो इतना टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑफिशियल वेबसाइट से इसका कंटेंट आपको मिल जाएगा। जैसे आप जाओगे, ये हम पहुंच गए, ये नेशनल बुक ट्रस्ट की वेबसाइट है। यहाँ पर अमेजोन पे बुक आ भी गई है। मेरे हिसाब से तो शायद महंगी होगी। अ, अभी 1 जनवरी से उपलब्ध है, 850 रुपया की है। यहाँ पर बुक स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है यहाँ से। दूसरा जो है वो नेशनल बुक ट्रस्ट की वेबसाइट पर भी आपको दिख रही है, दिख रहा है जम्मू कश्मीर। तो बुक पब्लिश्ड किसी और ने करी। इसमें बताया गया है कि 317 हटाने, यानी ये दिख रहा है यहाँ पर, इतना थोड़ा सा भी पढ़ पा रहे हो, पीरियड ऑफ ओवर 3,000 ईयर हो दिख रहा जाए। है। यहाँ पर मैंने 300 साल बोल दिया है क्या शुरू में, कि 3000 साल ही बोला था मैंने कश्मीर? 3000। 3000 बोला है। 3000 बोला। मेरे को कई बार खुद ही कंफ्यूज जाता है कि 300 तो नहीं बोल दिया कहीं। तो 3000 साल के कश्मीर के इतिहास को भले ही अभी ना आए, लेकिन ये प्रश्न तो बनेगा। ठीक है। अब ये राघवेंद्र जो है तनवर एडिटर लिखा हुआ है, एक्चुअली जो है इनने किताब लिखी नहीं है, पहले ये मैं बता दूं। ये इस इंस्टीट्यूशन से, यानी टेक्निकली इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च से जुड़े हुए हैं। इसीलिए उनका नाम यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी हमको पूछा जा सकता है। हो सकता है कि वो ये पूछ ले कि किसके द्वारा पब्लिश की गई। हो सकता है ये दिख रहा होगा ना, श्री अमृत शाह रिलीज द बुक टाइटल डैश डैश डैश, धर्मेंद्र जो अगर कहा जाए प्रधान विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर डैश डैश डैश। इसके अंदर सब आपको पूरी स्टोरी जो है वो मिल जाएगी। तो हमारे लिए बुक के बारे में बुनियादी जानकारी पता होना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि कोलेबरेशन एफर्ट्स ऑफ द नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर इस बुक को पब्लिश किया है। दोनों की इसमें बड़ी भूमिका है। अब बाकी क्या पूछेगा वो उसके ऊपर है, वो तो मैं भी जो है वो आपको नहीं बता सकता यहाँ पर। क्लियर है। इस बहाने कम से कम हमारा एक क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो गया है। वो रिवाइज क्वेश्चन है कि वो कल्हण के द्वारा कहाँ के इतिहास के ऊपर जो है अगर कहा जाए राज तरंगिणी नाम की जो है वो बुक जो है वो लिखी गई। अब कोई मुझे एक जाते जाते एक लाइन ये बता दे, जाते जाते का मतलब ऐसा नहीं कि क्लास खत्म होगी। वो कल्हण की जो राज तरंगिणी थी वो कितने हिस्सों में डिवाइड है, मतलब उसके अंदर जो अगर कहा जाए कितने, उसके अंदर कितने तरंग, तरंग का मतलब 9 एक तरंग है। 9 पूरा, तरंग है। कितने बेटा? 9 तरंग है। 9 तरंग है सर। एक बच्चे ने जो कहा है 9 तरंग है, और कोई कोई एक आध और जो है वो मतलब जो है वो अ, रात में। 8 तरंग है यहाँ पर। अब देखो वही कह रहा ना, इसलिए मैंने दो लोगों से अलग अलग पूछा। क्या होता है कि हमारे क्वेश्चंस कहीं नियर बाई जाकर जो है वो कर कहा जाता है गलत हो जाते हैं। 12th सेंचुरी में लिखी थी, ये 8 अलग अलग बुक्स का कलेक्शन है।
और आखिरी जो बुक थी वो लोहार डायनेस्टी की थी, जो आखिरी हिंदू चर्चित डायनेस्टी थी जिसने कश्मीर के ऊपर जो है वो शासन किया। ये आप याद रखिएगा यहाँ। तो ये इस तरह से लोहार डायनेस्टी, और उसके बाद फिर उत्पल डायनेस्टी, और बाकी जो अगर कहा जाए डायनेस्टियों का भी इसमें उल्लेख है, वो आपको देखना है कि कौन कौन सी डायनेस्टी यहाँ पर, यहाँ आप सॉरी आखिरी में बोल गया, पहली डायनेस्टी थी जिसने जो है यहाँ पर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो शासन किया था। और फिर उसके बाद जो अगर कहा जाए फिर इस्लामिक जो है वो फेज यहाँ शुरू हुआ। वो आता नहीं है एग्जाम में कभी, बट कल्हण ने ये लिखा अपनी बुक के अंदर कि यही वो जगह है जिसे कुंडलवन कहा जाता था, जहाँ कनिष्क के शासनकाल में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। और उसके बाद जो है अगर कहा जाए कैसे ये चला और कौन कौन से महान राजा हुए, वो सब की कहानी आपको इसके अलावा कोई ऐतिहासिक जो है वो सोर्स नहीं है। हाँ, लेकिन इस बुक का प्लॉट एक पुराण के ऊपर है। किसी को मालूम है उस पुराण का नाम? नीलमत पुराण। हाँ, ठीक है। बस ये इतना आपको याद रखना है यहाँ। तो ये हो गया कहानी। 3 क्वेश्चन आपके लिंक कर दिए मैंने, कल्हड़ की राजतरंगिणी में नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे बच्ची ये ना सोचे कि सर ने उसने 8 बोला तो 8 को मैच कर गए। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स इन राज तरंगिणी, अगर आप ऐसे। सर हाँ बेटा। मतलब ये मेरी इतनी गलती, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी गलत करके आई थी सर, और आज भी गलत ही बोल रही हूँ अब। अच्छा, आया था क्या ये असिस्टेंट प्रोफेसर में? ये आया था सर। अब देखो ना, ये लिखा ना, देखो द राज तरंगिणी इज डिवाइड इनटू 8 बुक्स। और ये तरंग का मतलब ही बुक है। ठीक है, जैसे वो अपन अकबर के शासन काल में पढ़ते हैं ना कि अकबर नामा, तो क्या अब ठीक है अगर कहा जाए तो हमें दिख रहा है कि वो कलेक्शन है बुक का पूरा के पूरा। तो वहां पर जो है अगर जिंद के रूप में होता है, आईने अकबरी हो गया, अकबरनामा हो गया, ये मतलब अगर कहा जाए कि ऐसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि द राज तरंगिणी इज डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स, और तरंग विच कंटेन, उसमें 7,826 जो है वो श्लोक और ये सब चीजें हैं, वो हमारे इतना काम का नहीं है। कश्मीर के राजाओं का अच्छा खासा इसमें इतिहास जो है वो मिलता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर, और 12th सेंचुरी की बुक है ये एक्चुअल। ये भी आपको याद रखना, कोई पूछे कि किस समय की जो है अगर कहा जाए बुक है, तो ये 12वीं शताब्दी की बुक है। बाकी तो हमारे कोई काम का है नहीं। होते ही गलत, इसलिए तो देखो, गलती केवल एक ही तरीके से खत्म होती है, और उस एक तरीके का नाम है रिवीजन। ठीक है, हम में से कोई इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्रिलियंट नहीं है कि चीजों को जो है वो दिमाग में हमेशा के लिए याद कर ले। आपको मैं बार बार क्यों दिखा दे, जैसे अभी मैंने तो आपको तिरुवल्लुवर जब पढ़ा रहा था तो मैंने क्यों वो 3 किताबों का फिर से उल्लेख कर दिया कि शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, कि भाई ये 3 तमिल एपिक है। फिर उसमें मैंने कंबन की जो है वो रामायण बता दी कि यार वो तमिल रामायण कंबन ने लिखी, ये एक और 4 हो गए। इस तरह से रिवीजन होता है और कुछ नहीं होता है। हम सोचेंगे लंबे समय में याद रखेंगे तो कठिन है। फिर किस वन्य सर जीव। हाँ बेटा। सर ये नीलमत पुराण का संबंध सर राजतरंगणी से है। राजतरंगिणी से नहीं है, नीलमत पुराण के प्लॉट को राजतरंगिणी के लेखक ने उपयोग किया। जैसे ऐसे समझो कि पुराणों की अंतिम रचना कब हुई? गुप्त काल में, ये तो सबको मालूम है। अब अगर मान के चलिए 15वीं शताब्दी का कोई लेखक तीसरी और चौथीं शताब्दी की कोई सूचना लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी पुराने पुराण से ही जो है उसने उस प्लॉट को लिखा होगा, पुराण से। तो नीलमत पुराण में हमको कश्मीर का पुराना इतिहास जो है मिलता है। ये देखो, इसको हिंदी में मिलोगे तो अच्छे से मिल जाएगा। नीलमत पुराण, ये सर कश्मीर, यहाँ पर इसमें जो कल अगर के दैनिक क्या बेटा? कल के दैनिक भास्कर में पूरा आर्टिकल आया है इस पे पूरा का पूरा। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि अब वो कई चीजें तो मुझे याद नहीं रहती। हाँ, लेकिन आप ध्यान से देखो क्या लिखा, नीलमत पुराण एक प्राचीन ग्रंथ है 6वीं से 8वीं शताब्दी, जिसमें कश्मीर का इतिहास। इस अब नीलमत पुराण नाम के जो बुक है, इसको प्लॉट करके कल्हण ने अपने तरीके से और चीजों को, सूचनाओं को जोड़ा, सीखा। और उसके बाद जो अगर कहा जाए, तो देखो ये 2 अगस्त 2020 की कहानी है। अब 2 अगस्त 2020 की कहानी क्यों है, याद ही आ गया होगा सबको, क्योंकि 2020 में जो है वो कश्मीर वैली ऐसे ही जो है वो चर्चा में थी। तो ये खबर क्यों 2020 में चर्चा में रही, लेकिन कि कश्मीर को लेकर सबसे प्राचीन बुक नीलमत पुराण है। कल्हण के मुताबिक ईसा पूर्व 1182 के आसपास अभिमन्यु डैश 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 डैश, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसमें अपना वो क्वेश्चन भी रिवाइज हो गया कि कल्हण ने 12th सेंचुरी में लिखी ये। दूसरा, वो नीलमत पुराण के बारे में भी पता चल गया कि उससे पहले की जो बुक है वो नीलमत पुराण है। तो ये जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर, बस ये जैसे ये लिखा ना कि एक विदुषी ने कश्मीर की नीलमत पुराण को कितने अच्छे से समझाया, सब चीजें आती हैं एग्जाम में।
और आजकल ऐसे क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पंच होने लगे। अब वो कल आया तो वो तो आप लोग पढ़ ही लेंगे सब लोग। अगला, किस वन्य जीव की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नहीं है? तो घड़ियाल, तेंदुआ, गिद्ध, नीलगाय। नीलगाय में हम नंबर 1 नहीं है। तो ऑलमोस्ट अभी सरकार ने ये प्रेस रिलीज जारी किया है, मध्य प्रदेश शासन ने, उसने बताया कि घड़ियाल, गिद्ध, भेड़िए, तेंदुए, यानी घड़ियाल तो घड़ियाले हो गए, ये वेल्चर्स हो गए, ठीक है, वुल्फ हो गए, लेपर्ड हो गए, भालू हो गए, इसके अलावा बाघ और चीता, इनमें हम नंबर 1 हैं। यहाँ पर ये आपको बताने के लिए वो लिख रहा है। तो अभी चूंकि ये पहले भी नंबर 1 थे, ऐसा थोड़ी कि आज हो गए, पर चूंकि आप 1 तारीख को प्रेस रिलीज जारी करते हो, मध्य प्रदेश शासन 1 तारीख को अपने जनसंपर्क विभाग पे प्रेस रिलीज में इनको उल्लेख कर रहा है कि ये नंबर 1 है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको क्लैश करने के लिए शायद कोई जो है पूछ ले। अगला बहुत कॉमन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप याद रखना चाहो तो रखो, नहीं तो कल ही खत्म हुआ है, या आज के पेपर में शायद ये आया ही होगा, इसका समापन हो गया भोपाल में। 31st नेशनल बाल, जो अगर कहा जाए विज्ञान, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में आयोजित हुई थी। और भी देशों से लोग इसमें आए थे। ये लिखा हुआ है ना कि इसमें यूएई, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, खाड़ी देश के छात्र भी शामिल हुए। यहीं भोपाल में रविंद्र भवन में 3 से 6 जनवरी को जो है ये आयोजित हुआ था। इसीलिए चूंकि इसमें और भी कंट्रीज के लोग आए और प्रेस रिलीज जारी किया, इसलिए 1 लाइन फैक्ट के लिए हमने इसको जगह दी, अदरवाइज हम इसको जगह नहीं देते यहाँ। अब अगला जो है वो 1 जनवरी 2025 को मनोज कुमार श्रीवास्तव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो नियुक्त किए गए। और चूंकि ऐसे तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हमारा चर्चा में ज़्यादा रहता नहीं, बट चूंकि उनकी अभी अपॉइंटमेंट हुई, इसलिए आपसे हो सकता है कि वो लिस्ट में आपसे पूछ ले। एक तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया एग्जाम के लिए कि किस दिन अपॉइंटमेंट हुई, तो वो सबको याद ही रहेगा 1 जनवरी, है ना, नए साल में हुई है, तो 1 जनवरी की डेट अपने दिमाग में सेट हो गई। या मैंने नीचे स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, 1 जनवरी 2025। एनबी लोहानी सबको मालूम है, ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार आ चुका है एग्जाम में, 15 फरवरी जो है वो 1994, यहाँ पर, ठीक है, कि कब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ये सब मध्य प्रदेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर, है ना, गोपाल शरण, आदित्य विजय सिंह, अजीत राय ज्यादा, आर परशुराम, वसंत प्रताप सिंह और मनोज कुमार श्रीवास्तव। मनोज कुमार श्रीवास्तव इससे पहले किस महत्वपूर्ण पद पे थे? ये राज्य प्रशासनिक पुनर्गठन और आयोग के सदस्य थे सर। संगठन अब आयोग के चूंकि सदस्य थे। राज्य प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, तो पहले उस पोस्ट से क्या करना पड़ेगा उनको, ठीक है, रिजाइन करना रिजाइन पड़ेगा। कराना पड़ेगा। तो ये मध्य प्रदेश शासन के ऑफिशियली जो अगर कहा जाए गजट पर, आप सबसे लेटेस्ट ये जो आप देखोगे ये यहाँ पर, तो जब 2024 के अंदर आप जाओगे तो जो आखिरी जो गजट्स हैं उसमें इनका यहाँ पर ये 31/12 को रिजाइन करा है। सरकार मुंह उठा के कोई काम नहीं करती, उसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया होती है। दिख रहा है 31/12 का ये प्रेस रिलीज है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये बकायदा लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के 243 खंड खा के की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये इनको जो है वो मनोज कुमार श्रीवास्तव को 1 जनवरी 2025 से 6 वर्ष या 66 वर्ष, ये क्वेश्चन आप कोई गाइड पढ़ लेना नहीं मिलेंगे आप, ये केवल आप सरकारी वेबसाइट पर ही फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही चीजें, एक सेकंड, यूनिक चीजें दिखा रहा हूँ, जो अभी आप कहीं भी आपके पास जो बुक होगी उसमें भी नहीं लिखा मिलेगा। ये क्वेश्चन आ नहीं है। पहला तो देखो, हमको सबसे पहले इनको रिजाइन कराना है, तो वो रिजाइन का उन्होंने डाल दिया कि रिजाइन है। अब दूसरा जो अगर कहा जाए उनको इनकी, अब जो है वो अगर कहा जाए अपॉइंटमेंट करना था, अब वो कब तक रहेंगे उस पोस्ट के ऊपर, तो उसके लिए भी प्रेस रिलीज। तो ये देखो यहाँ पर, यहाँ कितना हो गया, 243 खंड का, यानी हमको समझ पड़ गया कि आर्टिकल 243 के में काय का प्रावधान है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन यानी निर्वाचन निर्वाचन। आयोग का प्रावधान है कि अपॉइंटमेंट करोगे। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में, आपको आया है ना। यस सर, जी पीएससी सर। प्री में ही आया है। अब यह कितना यूनिक क्वेश्चन लिखा नया, वो लिख रहा है कि राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा को दिनांक 1 जनवरी 2025 से 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु पूर्ण। अब आप सोचो ये गलत होता है कि नहीं होता? तुम क्या मार के आते 66 की जगह? 65। 65 मार के आ जाते, 62 मार के आ जाते, ऐसा वहां जो लिखा भाई, हम क्या ओरिजिनल था, आज की स्थिति में क्या हमको तो ये देखना पड़ेगा। जैसे वो आया था मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 4+1 वाला, याद है? वो उसी ने इसी गजट से उठाया था ना कि जो है वो 4+1 का होगा पूरा जो है यहाँ पर। वो क्वेश्चन भी बहुत बच्चों का गलत हुआ, याद है? अभी आया था 2-3 साल पहले कि हाँ सर। जी। सर।
तो ये जो है दिख रहा है कि 66 वर्ष की आयु पूर्ण जो भी पहले हो तक की अवधि तक जो है वो इस पद के ऊपर जो है वो बने रहेंगे। ये बकायदा 31 दिसंबर को मध्य प्रदेश शासन ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया। दूसरा कि चूंकि उनको अपॉइंट करना था तो पहले की पोस्ट से रिजाइन करना था, तो 31 तारीख का दूसरा प्रेस रिलीज ये है। ये देखिए, ये लिखा कि राज्य शासन एतद द्वारा सदस्य मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव का त्याग पत्र दिनांक 31 दिसंबर 2024 को स्वीकृत करता है। अब आप सोचिए, ये दोनों हमारे पास ऑफिशियल डेटा, सेम डे उनको रिजाइन कराया और सेम डे जो अगर कहा जाए उनको जो है अगर कहा जाए नई पोस्ट की जो है अगर कहा जाए ज्वाइनिंग जो है दे दी, सब काम जो अगर कहा जाए सेम डे ही जो है वो हुआ यहाँ पर। और ये लेटर जारी है, इसका क्रमांक है 375 और इसका जो है वो है 371। 371 से रिजाइन कराया, 375 में ज्वाइनिंग करा दी। कितनी सरल सरल चीजें हमारे आसपास, लेकिन हम क्या करते हैं एग्जाम में यही चीजें 100% गलत करके आते हैं, क्योंकि हमको एक तो ये आंकड़े कहीं लिखे नहीं मिलते और ये सब यहीं पे मिलता, और जो है कई चीजें तो जो मिलती नहीं है यहाँ पर। तो हमको इन चीजों को जो है वो ध्यान रखना है कि कैसे कब तक होगा, कब कितने समय तक होगा, ये यहाँ पर ये क्लियर है। बड़े आ गया समझ में। यहाँ पे इसमें 3 बातें आपको समझना है। पहला कि अपॉइंटमेंट किसके तहत होगी, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। मैं आपको एक और चीज सबको दिखा देता हूँ जिस इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो गलत होगा। देखो ध्यान से तब, जो सबसे जो सबसे ज्यादा गलत होने वाली लाइन है वो समझ लें। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है यानी राज्य निर्वाचन आयोग, उसकी पूरी कहानी पंचायत वाले पार्ट में ही है, पार्ट 9 पंचायत के अंदर ही। म्युनिसिपालिटी में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से समझना, तो नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था जब ये एक बार आया था। पहले अगर हम यहां जाएं, यहां हमको दिख रहा है, ये हम चले गए कि ऊपर रह गया यार, ये अब वो लिखा हुआ है कि इलेक्शन इन जो है वो टू दी पंचायत, उसमें ये बोल रहा है कि भाई पंचायतों के इलेक्शन के लिए हम एक जो है अगर कहा जाए स्टेट इलेक्शन जो है वो कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे और वो गवर्नर करेगा। ये आर्टिकल 243 के में लिखा है। अब वहां पर आपके दिमाग में एक प्रश्न क्रिएट हुआ होगा कि जब 243 के का उल्लेख करा उन्होंने उस गजट में, तो उन्होंने म्युनिसिपालिटी वाले का क्यों नहीं करा? क्योंकि म्युनिसिपालिटी वाले में ये लिखा है कि जो बंदा वो 243 के तहत अपॉइंट हुआ वही ये काम देखेगा। अलग से कोई हमको बंदे की जरूरत नहीं कि हम अलग से जो अगर कहा जाए कि किसी को जो है वो अपॉइंट कराएं कि हमारे जो है वो इलेक्शंस को मैनेज करें नगर पालिका के। ये एक बार जब पीएससी में क्वेश्चन आया था ना, इतने बच्चों का गलत हुआ था कि आप सोच नहीं सकते, सबसे ज्यादा यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस आर्टिकल को पढ़ो। ये है इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपालिटी, इसमें ध्यान से देखो कि किसको दे दी पावर। इतना पढ़ पाते हो तो समझ पड़ रहा है। ऑल इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपालिटी शैल द वेसेस इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन रिफर्ड टू द आर्टिकल टू इन आर्टिकल 243 के। ये हुआ था गलत। एक बार एमपीपीएससी ने पूछा था और बच्चों ने इसमें ऑब्जेक्शन लगा दिया था कि 243 के में भी है और 243 जो अगर कहा जाए जेड ए में भी है, तो हम दोनों को सही मानेंगे। पर टेक्निकली आयोग भले ही उसको डिलीट कर दे, वो नालायकी होगी उसकी आयोग की, पर तकनीकी रूप से वो कभी इसके अंदर लिखा ही नहीं है, क्योंकि इसमें केवल म्युनिसिपालिटी के इलेक्शन है और जो व्यक्ति करा रहा उसकी अपॉइंटमेंट केवल 243 के प्रावधानों में जो पावर है उसी के तहत हो। अंतर आ गया समझ में कि अभी भी कहानी फंस गई कहीं? सर आ जी गया सर समझ। दोनों के बीच आया है, किसी को याद है क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा था एक बार? जो है हाँ सर। जी सर म्यूनसिपालिटी। सबका गलत होता है, क्योंकि हम क्या रट के जाते हैं। हम लग रहा है कि दो दो इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, नहीं, एक ही में पूरी कहानी, उसी के तहत वो दूसरे का काम जो है वो देखेगा। इसीलिए प्रेस रिलीज जो अभी आपको दिखाया उसमें कहीं भी जेड ए का उल्लेख नहीं मिलेगा। टेक्निकली केवल खंड का खा के सॉरी का ही उल्लेख मिलेगा। ये हो गया आपका इस बार का पीएससी का फ्री ऑफ कॉस्ट फोकट का क्वेश्चन, जिसको कहते हैं ना कि अपना एक क्वेश्चन जो है वो आ ही रहा है, इसलिए कहते हैं कि बस यहाँ पर अभी तुम लोग नहीं होते तो ये पढ़ाते नहीं मैं। ठीक, मतलब आगे गाड़ी खिंच जाती सीधे। और ये होता है ना क्लास में अगर बच्चे रहते हैं तो थोड़ा सा क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन होता है। यूट्यूब पे तो ये वीडियो डालो तो बच्चे क्या मैसेज भी नहीं करते वहाँ पे, मतलब जैसे उनसे उम्मीद करो ना कि नीचे लिख दो या आपको कुछ डाउट हो, वहाँ भी नहीं आता है तो कहानी खत्म हो जाती है। मध्य प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज रास वंग लाइन का है। ठीक है, 10,000 करोड़। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो क्या है कि हमने पहली बार 5 डिजिट में पैसा कमाया, पहली बार।
तो 5 डिजिट बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ आप देखिएगा, इसमें एक तो जो है वो किसी जगह उन्होंने लिखा भी है 5 डिजिट का वर्ड का, अब कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा ना। देखो, मध्य प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले खनिज राजस्व में 23% की वृद्धि की। प्रदेश में पहली बार खनिज राजस्व 5 अंकों में पहुंच गया। 2023-24 में ये 4,958 करोड़ रुपए था, जो 24-25 में 10,000 करोड़ रुपए की से अधिक की जो अगर कहा जाए हमको रेवेन्यू जनरेट हुई। चूंकि हम 5,000 से 10,000 पे छलांग लगा दी हम, तो ये तो अच्छा है। और सरकार चूंकि उसको प्रेजेंट कर रही है, बता रही है कि हाँ सब ये जो है वो आपको आ सकता है, इसलिए क्वेश्चंस के बनने की संभावना ज़्यादा है। हमारे पास अच्छे डिपॉजिट्स हैं, कोल है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, बॉक्साइट है, इनके तो नए नए भंडार भी हमारे यहाँ मिल रहे हैं। ये तो जो अगर कहा जाए, अगला जो है वो हाल ही में चर्चा में रहा बसामन मामा गोवंश वन विहार। एक्चुअल ये मैंने एक प्रश्न क्यों लिया, अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी, सबको मालूम मुख्यमंत्री जी का संबंध ज्यादातर कहाँ से रीवा। है ना, रीवा से। वो रीवा जाते हैं तो वहां की खबरें पेपरों में आ जाती हैं। तो अभी रीवा गए तो उन्होंने कहा यार ये हमारे यहाँ जो गौशाला हम बनवा रहे हैं, ये चर्चा में, तुमने कुछ काम वाम नहीं किया इसके ऊपर। इसीलिए जो अगर कहा जाए क्वेश्चन दिया। ऐसे भी मध्य प्रदेश में भी 3-4 गौशाला बहुत चर्चा में। ग्वालियर की कौन सी गौशाला चर्चा में है सीएनजी प्लांट के लिए? लालटपारा। ठीक है, हाँ, लाल यहाँ पर। और जो है वो पारा। अगर कहा जाए, कुछ और कोई बोल रहा था, अभी अपन ने पढ़ा था ना एक जो रोजगार निर्माण वाला उसी में पढ़ा है ना अपन ने, ग्वालियर की गौशाला वगैरह का जो है। लाल टिपाला जी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ यस। गया बसामन मामा, इनके नाम से तो पुरस्कार भी चलाती है बसामन माना मामा के नाम से वन्य जीव के ऊपर। गौवंश वन विहार मध्य प्रदेश किस जिले में है? तो रीवा है। मैंने ये प्रेस रिलीज लगाया, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि बसावा मन मामा गोवंश वन विहार में कार्य योजना के अनुसार डैश डैश डैश, ये सब पूरा आर्टिकल छपा है। मैंने ये प्रश्न इसलिए लिया क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और जब आते हैं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो है वो इस चीज को सुनते नहीं या हम लोग इसको करते नहीं है। तानसेन समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की धुन पर ग्वालियर किले की प्राचीर पर ताल दरबार में कितने तबला साधकों ने, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसीलिए ये मैंने यहाँ पर जो है वो डाल दिया। और ये मैंने आपको कल ही बताया था यहाँ पर। और आप सबसे एक बहुत अनुरोध है मेरा कि आप ये जो 5 गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश के, वैसे तो आपने तैयार कर ही लिए होंगे। ताल दरबार ग्वालियर में, तानसेन समारोह, 1282 तबला वादक। ठीक है, इसके लिए हमको जो है वो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया यहाँ पर। दूसरा जो है वो उसके जस्ट नीचे देखें, राग दरबार 20 फरवरी 2024, 1484 जो है वो कथक नृत्य साधकों के द्वारा, ये खजुराहो नृत्य समारोह में, ये दूसरा हमारा गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तीसरा 5 अगस्त 2024 महाकाल लोक के शक्ति पथ पर 1500 से अधिक डमरू वादन के लिए तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा। भगवान कृष्ण से संबंधित जो है वो अगर कहा जाए गीता पे जो पाठ से 1721 आचार्य द्वारा जो अगर कहा जाए इसका पाठ, चौथा गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। और चौथा अगर कहा जाए स्वर सम्राट तानसेन की जो अगर कहा जाए डस डस डस, ये बाकी तो जो है वो शास्त्र मतलब 546 जो अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर वाद्य यंत्रों से कोई अनूठी प्रस्तुति देना, इसके लिए इस तरह से कि वो खुद स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि 5 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदेश की संस्कृति और कला की दिलाई वैश्विक पहचान। यानी हम काफी जो है वो, अब वो क्या लिख रहा है ध्यान समझिए, ताल दरबार, कथक कुंभ, उज्जैन डमरू वादन, गीता पाठ और शास्त्रीय बैंड, ये 5 उसने ऐसे नाम दिए। अब हो सकता है पेपर सेटर इसी में से कट करके पूछ ले, हाल ही में चर्चित ताल दरबार का आयोजन कहाँ हुआ था? खजुराहो में, तानसेन समारोह में। वैसे तो ताल से जो अगर कहा जाए कि तानसेन तक चले जाओगे, लेकिन कई बार जो अगर कहा जाए कंफ्यूजन हो जाता है कि यार जो अगर कहा जाए, क्योंकि खजुराहो में भी जो अगर कहा जाए ये बात आती है, क्योंकि जब आप म्यूजिक में जाते हो तो उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो डांस में भी आती हैं और गायन में भी आती हैं। जैसे 3 ताल, आपने देखा होगा 3 ताल जो है वो, वैसे 3 ताल होती, पता नहीं आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा वो। सोलह बात। कथक क्या बेटा? नहीं सर। हाँ, मतलब 3 ताल जो, उसको 3 ताल कहा जाता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 ताल को। अब 3 ताल कथक से भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर,
क्योंकि उसको जो है वो कथक करते समय 3 ताल का यूज किया, कंफ्यूज क्रिएट होता है। इसलिए हमको ये नॉर्मली नाम और उनके सामने किस किस का क्या अचीवमेंट था वो हमको लिखना है। तो मुझे लगता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा जा सकता है, इसीलिए पूछा। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर जो है वो डाला। एक्चुअल मैंने इसलिए डाला कि सॉरी, मनमोहन सिंह जी की समाधि को लेकर एक तो कांग्रेस ने जो अगर कहा जाए पैनिक सिचुएशन क्रिएट करी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जगह नहीं दे रही सरकार, ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही। अब सरकार तो अब प्रयास कर ही रही, जो भी हो उनके बीच। लेकिन कहीं ना कहीं एक कहें कि उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की जो है वो कोशिश की गई। उस पर बीजेपी भी जो है अगर कहा जाए थोड़ी जो है वो एग्रेसिव हो गई। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया कि इसमें क्या क्वेश्चन है। एक तो ये पीवी नरसिम्हा वाली राव वाली आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि जब कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया तो याद करो, बीजेपी ने सबसे पहले क्या कहा कि तुम्हारे 5 साल जो प्राइम मिनिस्टर रहे जिनने भारत को इकोनॉमिक रिफॉर्म से जोड़ा, उनकी समाधि तो तुमने दिल्ली में जो है वो नहीं बनाई। ठीक है, तुम कहाँ गए, मतलब वहां उनकी समाधि कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, स्मृति स्थल जो है वो ये वाला जो गलत है। एक्चुअली याद रखना, पीवी नरसिम्हा राव की समाधि का जो है वो स्थल को कहते हैं ज्ञान भूमि, ये हैदराबाद में है। स्मृति स्थल इंद्र कुमार गुजराल की। ये बीजेपी ने मुद्दा उठाया था, अभी पता नहीं आप लोग पेपर पढ़ते हो तो आपने सुना कि नहीं सुना, पर ये मुद्दा अभी चर्चा में था, याद है। अब जो है वो हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो समाधियां हैं वो आपको याद होगा कि दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक जगह है, उसको क्या बोलते हैं? अरे राजघाट बोलते हैं उसको। राजघाट। राजघाट पर बहुत सारी समाधियां हैं। अब उन राजघाट की समाधियों में एक तो आपको ये शांति वन याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू की। सदैव अटल, अटल ये भी चर्चा में था कि जब आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि जो है वो राजघाट पे बना सकते हो तो इनकी क्यों नहीं बना सकते? उनकी समाधि जो है वो है सदैव अटल। तो ये सदैव अटल जो आ सकता है। राजीव गांधी की है वीर भूमि, ये आपको आ सकता है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो है वो किस प्रधानमंत्री की समाधि स्थल कहाँ है। ज्यादातर बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, कुछ 5-6 समाधि स्थल एग्जाम में जो है वो आते हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। एक तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल आता है, जिसको क्या बोलते हैं, बता बोलते हैं। किसान ठीक है, घाट। किसान घाट, ये पहला एग्जाम में जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर। दूसरा जो है वो अगर कहा जाए अटल जी के समाधि स्थल आ सकता है यहाँ पर ये। ठीक है, सदैव अटल ये क्वेश्चन आ सकता है। बाबू जगजीवन राम का समाधि स्थल, क्योंकि वो लेबर्स के लीडर्स थे, उन्होंने बड़ा अच्छा है। तो समता स्थल भी कई बार जो अगर कहा जाए बोला जाता है। और एक समता एक्सप्रेस नाम से गाड़ी भी चलती है, ये भी आप उससे जो है वो याद रख सकते हो यहाँ पर। हमारे ही मध्य प्रदेश से एक भारत के राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे, नंबर तुमको बताना, मैं तो 1 सेकंड में बोल दूंगा। कौन से राष्ट्रपति? 10th 10th नाइन्थ। नाइन्थ। नाइन्थ नाइन्थ। नाइन्थ इसलिए मैं नंबर। पूछता हूँ, जिसने 10th कहा ना, मैं उस बच्चे की तारीफ करता कि उसने कम से कम बोला, तो जीवन में अब वो गलत नहीं करेगा। याद करो, अभी एमपीपीएससी की किसी एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन कि वो कौन से राष्ट्रपति। सर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फर्स्ट पेपर था उसी में ही आया था। हाँ उसमें, और उससे पहले भी आया है शायद किसी, हाँ उसी में आया होगा, मुझे याद तो नहीं है किसमें, लेकिन मैंने यहाँ पर। तो शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति। उनकी सब, अब चूंकि मध्य प्रदेश से भोपाल के चीफ मिनिस्टर रहे जब भोपाल स्टेट हुआ करती थी, तो कर्म भूमि प्रश्न आपको जो है वो आएगा। ठीक है, कर्म भूमि, यानी आपको सब याद नहीं करना है कि आप सोचो कि पूरे जो है वो उप प्रधानमंत्रियों की जो है वो याद कर लूँ, सबकी याद कर लूँ, नहीं। ऐसी सभी बड़ी पर्सनालिटी जिनका कोई कंट्रीब्यूशन रहा, जैसे इंदिरा गांधी, तो शक्ति स्थल आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है शक्ति स्थल के ऊपर जो है वो। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे याद नहीं था, लेकिन अभी चूंकि उनकी समाधि ज्ञान भूमि को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, बीजेपी कहने लगी कि हैदराबाद क्यों गए, दिल्ली में ही बनवा लेते। आपने शायद पेपर में पढ़ा होगा कि जो है वो उनकी अंतिम यात्रा को कांग्रेस कार्यालय के अंदर भी नहीं लाया गया, बाहर से ही जो है विदाई दे दी। पढ़ा होगा ना, ऐसे काफी सारे वो चलते रहते, न्यूज व्यूज के ऊपर ही देखते रहते होगे यहाँ पर। वो आपको जो है वो अगर कहा जाए आ सकता है। इसीलिए आपको ये याद रखना है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चन आएगा। तो आप अपने स्तर पर एक बार, ये नाम तो मैंने दे दिए, मध्य प्रदेश से संबंधित अटल जी का नाम मैंने आपको बता दिया, सदैव अटल। दूसरा शंकर दयाल शर्मा जो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, वो मैंने आपको बता दिया, उनकी समाधि स्थल भी कर्म भूमि के बारे में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आप अपने स्तर पे कर लेना यहाँ पर। और इसमें एक एक क्वेश्चन जो गलत होगा वो भी मैं बता दूं, वो होगा ये जवाहरलाल नेहरू वाला शांतिवन। आनंद भवन और शांतिवन में कंफ्यूज करेगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान है इलाहाबाद का, यानी प्रयागराज का आनंद भवन, याद होगा।
सुना होगा ना कि आनंद भवन यस में। सर, आनंद भवन जन्म स्थल। आपको पता चले आनंद भवन और शांति वन में कंफ्यूज हुआ है कि आनंद, पता चले आनंद भवन लगाया है क्योंकि पढ़ा है उन्होंने कहा आनंद भवन। तो ये जो अगर कहा जाए ये याद रखो। कुछ समाधि स्थल ऐसे याद रखो। 1965 का युद्ध तुमको किसने जितवाया? किसने जितवाया? लाल बहादुर लाल शास्त्री। बहादुर। शास्त्री। तो विजय के कारण विजय घाट। विजय के कारण जय जवान जय किसान, विजय के कारण विजय घाट। तो कोई पूछे कि विजय घाट जो अगर कहा जाए किसका समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर। मतलब आपको तय करना है कि आप कैसे याद रख पाओ। इंदिरा गांधी शक्ति का प्रतीक थी। उन्होंने पहला परमाणु जो है वो टेस्ट कराया। उनको जो है वो हमारे देश के लिए आयरन लेडी कहा जाता है, इसलिए शक्ति स्थल नाम। ऐसे आंख बंद करके थोड़ा सा जो अगर कहा जाए लेबरों के हित के लिए सबसे ज्यादा काम किया बाबू जगजीवन राम ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी हस्ती थे बाबू जगजीवन राम। इसीलिए समता, समता से अपन इसको जो है अगर कहा जाए सबको, समाज के हर वर्ग को एक साथ लाने में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसीलिए समता स्थल जो अगर कहा जाए, जो अगर कहा जाए उनकी समाधि का नाम हो गया। ऐसे अगर सर श्रम मंत्रालय भी रहा उनके पास में, इससे हाँ, भी याद वो कर तो सकते। वही कह रहा हूँ ना। लेबर, मैंने क्या बोला, लेबरों के लिए क्या, तो सीधी सी बात है कि जो अगर कहा जाए श्रम मंत्रालय आएगी। भाई लेबरों के हितों के लिए उन्होंने काम किया, वो सबसे लंबे समय तक, मालूम है कि नहीं, भारत में यूनियन कैबिनेट में मंत्री रहे। लॉन्गेस्ट सर्विंग जो अगर कहा जाए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हमेशा किसका नाम आता है? बाबू। जगजीवन जगजीवन राम। और उनकी बिटिया कौन थी? मीरा कुमार। मीरा मीरा कुमारी। कुमार। ये हो गया रिवीजन। रिवीजन ऐसे ही होता है। रिवीजन वैसे नहीं होता कि हम सोचेंगे जो है वो हम अलग अलग जो है वो पढ़ते रहे, बिखरा हुआ छितरा हुआ, नहीं, एक ही जगह जो है वो। अब आप थोड़ा बहुत कम से कम 2 4 8 महीने में एक बार और कभी बाबू जगजीवन राम याद करोगे तो आपको आ जाएगा समता स्थल था, वो लेबर लीडर थे। उन्होंने जो है वो लेबर मिनिस्ट्री को देखा, उनके समाधि स्थल का नाम, उनकी बेटी जो है वो लोकसभा स्पीकर रही। ये क्वेश्चन जो है वो तैयार। अगला है, हाल ही में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, बड़े जाने माने प्रेसिडेंट थे। और जिमी कार्टर एकमात्र अभी ऐसे प्रेसिडेंट थे जो 100 ईयर प्लस करके जो है उनकी डेथ हुई। आश्चर्य है कि उन्होंने अपना 100 ईयर मनाया ही था अभी, 100 साल के हुए ही थे। और वो उस हिसाब से अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे जीवित रहने वाले प्रेसिडेंट का खिताब भी उनके नाम वो करके गए। हमारे काम का क्या है? एक प्रश्न तो ये पूछेगा कि जिमी कार्टर का जो है वो संबंध किस, जो अगर कहा जाए किस देश से है, ऑलमोस्ट कोई भी बता देगा। लेकिन हमें तो ये देखना है कि हमसे क्या लिंक हो रहा है। हमसे लिंक हो रहा है कि भारत कब आए। क्योंकि जब इनका निधन हुआ तो बड़े बड़े जो देखो छोटे मोटे न्यूज एजेंसीज ये सब छापती नहीं। आप अच्छा लिटरेचर पढ़ोगे कहीं, अच्छे न्यूज चैनल को फॉलो करोगे, उसमें ये बताया गया कि यार वो इंडिया आए उस समय जो अगर कहा जाए किस तरह से इंडिया की स्थिति थी, उसके ऊपर भी काफी कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे। तो जिमी कार्टर 1978 में इंडिया आए थे। और वो अमेरिका के चर्चित जो अगर कहा जाए ये मतलब ये सिंपल सी लॉजिक है, इसको ही मैं कॉपी करके सर्च करा देता हूँ तो आपको फोटो में मिल जाएगी यहाँ पर जिमी कार्टर की। उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है जिमी कार्टर को। तो ये जैसे आपको दिख रहा है द हिंदू का यहाँ पर जो है वो, तो ये आपको 8 दिन पुराना खबर है। जिमी कार्टर जो है अगर कहा, ये लिख रहा है ना, हु डाइड एट 100, 100 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। तो यहाँ पर आपको कहीं ये पुराने आर्टिकल्स वगैरह जो है वो इसमें कहीं ढूंढोगे तो मिल जाएगा। और किसी जगह ऐसे भी जाओगे आप ऊपर तो इंडिया का जो है वो आर्टिकल आपको मिल जाएगा कि वो इंडिया की यात्रा पर आए, पुराने बस ढूंढना पड़ेगा। इसमें से ये जो अगर कहा जाए इतना हटाना पड़ेगा तब इंडिया आएगा, क्योंकि अगर हम पास्ट अवे के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कभी भी इंडिया को सर्च नहीं करके देगा। ये पहले ही फोटो में स्क्रीन पर दिख रहा है। अब देखो बेनिफिट क्या हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस बेनिफिट में महाराज। तुमको एक यूनिक चीज दिख रही होगी, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारे देश में हमारी पहचान कौन, कौन? अरे अटल जी महाराज। दिख रहे हैं तुमको कि अटल नहीं दिख जी। रहे हैं यहाँ यस जी पर? सर, सर। अटल बिहारी जी वाजपेयी। सर। क्या याद आया? अटल जी इस समय कौन थे? कौन थे? विदेश मंत्री थे। प्रधान। विदेश तो मंत्री थे। रिवीजन हो गया ना। भाई विदेश मंत्री को तो रखना ही पड़ेगा ना, विदेश से किसी को बुला रहे हैं, तो ये विदेश मंत्री हो गए। दूसरा आपको स्क्रीन के ऊपर दूसरा बड़ा नाम दिख रहा है, मोरारजी मोरारजी देसाई। देसाई, ताई। है ना। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उस समय मोरारजी देसाई। मतलब अगर आपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के फोटो देख रखे तो आपके दिमाग में ये चीजें इमेज रहती हैं कि यार ये फोटो। अब इस क्लास में थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का किसी ने पढ़ रखा है तो उसको ये समझ पड़ेगा कि यार भारत में 1977 में जो अगर कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर कौन था, ठीक है, वो अब मोरारजी देसाई के यही प्रश्न को घुमा के किसी ने पूछ लिया कि भाई किस प्रधानमंत्री के जो है वो शासनकाल के दौरान वो भारत की यात्रा पर आए, तो जो अगर कहा जाए मोरारजी देसाई हो गया। अब हमारा जो है वो क्वेश्चन तैयार हो गया, रिवीजन हो गया हमारा। बस ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपको शायद आ जाए।
तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस बहाने आपके दो तीन क्वेश्चन तैयार हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी भारत में विदेश मंत्री कब रहे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी शासनकाल में भारत के फॉरेन मिनिस्टर के पद पर भी रहे। और बाकी तो ये रिवीजन हो गया 1978 का। मुझे लगता है कि हिंदू का ये आर्टिकल आप खुद भी जो है वो अपने स्तर पर पढ़ सकते हैं। जिमी कार्टर और ये बाकी बाकी जो है वो यहाँ पर है। उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। और भी क्वेश्चन जो भी अब गॉड नोस क्या पूछेगा वो उसके ऊपर है। यूनिक क्वेश्चन है यहाँ पर, और बच्चों वाला पूछना है तो वो तो समझ ही पड़ गया होगा। फिर जो है वो हाल ही में रक्षा मंत्री की यात्रा के कारण चर्चा में रहा आर्मी वॉर कॉलेज निम्न में से किस स्थान पर? ये सब जगह आर्मी के रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हैं। शिमला में भी है, वेलिंगटन में भी है, खड़गवासला, ये सब आर्मी से कहीं ना कहीं लिंक है। हमारा काम का है महू। हालांकि पेज के रूप में ये यात्रा थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो स्टेटमेंट आया था कुछ समय पहले, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी का जन्म हुआ। उसके बाद सरकार जो है वो सेफ मोड की ओर आगे बढ़ी। और बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी हुई जगह महू को, क्योंकि महू का नाम ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या डॉक्टर अम्बेडकर नगर है, वहाँ जो है वो आए। जो है वो हमारे मतलब अगर कहा जाए कि रक्षा मंत्री, उसके बाद वो उज्जैन की यात्रा पर भी गए, उस कारण वो न्यूज में आया। तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आर्मी वॉर कॉलेज कहाँ है? तो महू में है। ये हमको याद रखना है। बाकी महू में एक और जो अगर कहा जाए डिफेंस से संबंधित बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और जो क्वांटम टाइम जो टेबल है पे काम सर। कर रहा है। हाँ बेटा, कुछ कोई बोल रहा था। सर ये पता है, वो नाम याद नहीं आ रहा है, पर उसका इसीलिए आपने तो पढ़ाया था। आपसे क्यों, मतलब वही जो है आपसे पूछा जाता है। तो क्यों पूछा जाता है? उसका नाम है एमसीटीई। आप ही की क्लास में एक स्टूडेंट है, एमसीटी में पढ़ाते हैं, ठीक है, ये फाउंडेशन बैच में आपके पीएससी में, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग। इसका क्वेश्चन अभी 2 साल पहले एमपीपीएससी ने पूछा था। याद आया? किसी को आया था ना क्वांटम कंप्यूटिंग के जो एक वर्कशॉप वाला क्वेश्चन आया था, यस सर। यस है ना? तो तो सर आपने पहले पढ़ाया भी था, उसके पहले लगा के भी आए थे सही। हाँ, तो एमसीटीई ये भी याद रखिएगा। यानी अपने पास दो इंस्टीट्यूशन हो गए यहाँ पर, एमसीटीई बोलते हैं, पर फुल फॉर्म याद रखना हमेशा जरूरी है। यहाँ पर एक से एमसीटीई महू करना पड़ेगा ये। तो यहाँ पर ये है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग महू। ये यहाँ पर ये आपको याद रखना है। ये उसी समय ये जो क्वेश्चन पीएससी ने पूछा था, वो टेक्निकली अगर कहा जाए कि न्यूज में था, इसीलिए वो क्वेश्चन जो अगर कहा जाए आया था। और वो पीआईबी में प्रेस रिलीज भी आया था। वो जो क्वेश्चन आया था उसका पीआईबी में, आपको जब पुराने पीआईबी के प्रेस रिलीज जाओगे उसके अंदर जो है वो आपको मिल भी जाएगा, बस ढूंढना पड़ेगा पुराना। तो ये एक बेसिक सी क्वेश्चन हो गई यहाँ पर, दोनों हमारे लिए हो गए। वेलिंगटन ऐसे भी बहुत फेमस है, यहाँ पर ये पूरा लिखा भी हुआ है। रक्षा मंत्री के आने के उसमें पीआईबी का प्रेस रिलीज भी है। अगला जो है अगर कहा जाए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया? ईयर ऑफ रिफॉर्म। ये क्वेश्चन आ गया तो 100% का गलत होगा और नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो कभी भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिफॉर्म को नहीं जोड़ेंगे। वो रिफॉर्म जोड़ेंगे तो सीधे कहाँ जाएंगे रिफॉर्म में? आंख बंद करके बच्चा किस जगह दौड़ लगाएगा रिफॉर्म में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रिफॉर्म वर्ड आ गया तो फाइनेंस ही आता है दिमाग में। तो रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अब चूंकि हम रक्षा क्षेत्र पे आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तो अब हम जो और क्या बेहतर कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इस पूरे 2025 में हम क्या क्या सबसे बेहतर करेंगे, इसलिए उसको उन्होंने ईयर ऑफ रिफॉर्म जो है वो डिक्लेयर कर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि ये 2025 हमारे लिए और इंडिया के लिए ईयर ऑफ रिफॉर्म होगा, हम तो करेंगे करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इन द ऑर्डर गिव द इनपुट्स टू ऑनगोइंग फ्यूचर रिफॉर्म्स इट वाज द डेस डेस डेस, यहाँ पर ईयर ऑफ रिफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। बाकी और भी नीचे आप देखोगे ईयर ऑफ रिफॉर्म 2025 डीआरडीओ की रिफॉर्म की नई कड़ी जोड़ना। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज डिक्लेयर 2015 एज जो है वो ईयर ऑफ रिफॉर्म। ये कितनी सारी खबरें दिख रही हैं, बड़े बड़े कोचिंग है, विजन आईएएस का है, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है। इसीलिए ये प्रश्न आपसे पंच किया जा सकता है, और नहीं पढ़ा तो 100% गलत होगा। 100% तुक्का नहीं लगता, मतलब डिफेंस में तो कोई तुक्का ही नहीं लगाता कि रिफॉर्म से जोड़ेगा इसको कोई। तो सुधार का वर्ष घोषित किया रक्षा मंत्रालय ने। हम कैसे नई तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इन सब का हम उपयोग और बेहतर करेंगे।
इसीलिए इसका नाम रखा गया ईयर ऑफ रिफॉर्म। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? याद रहेगा रक्षा मंत्री का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ईयर ऑफ रिफॉर्म जी। जी यहाँ सर। पर। हाँ। फिर अगला जो है वो अगर कहा जाए 1 जनवरी 2025 को भुवनेश कुमार को किसका सीईओ बनाया गया, तो UIDAI। वन लाइन का है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन करा दो जल्दी से। UIDAI किस प्रधानमंत्री की देन है भारत में? डॉक्टर मनमोहन 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 सिंह। सिंह सिंह। 2011। UIDAI किस साल शुरू हुआ भारत में? 2011। 2009। अब कोई 2011 बोल रहा है, कोई 2019 बोल रहा है, कोई 2009। 2009। 2009 सर। अब छाया ये बताओ कि अभी कितने दिन पहले पढ़ा है? कितने दिन पहले पढ़ा है? सर अभी मुश्किल से एक हफ्ते तुम पहले। लोगों को पे भी पढ़ा है और तुम लोगों को अलग से भी पढ़ा है कि UIDAI का क्वेश्चन आपको पूछेगा ही कि वो 28 जनवरी 2009 को लॉन्च, मुझे रटा हुआ है जिस दिन लॉन्च किया था, मुझे रटा हुआ है कि 2009 में मनमोहन सिंह जी की देन है जो, और उसी से आज आधार जो है वो पहचान बना रहा है यहाँ पर। तो 2009 को अगर 11 कर देंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी एग्जाम हॉल में? जी सर। फिर अगला है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। इसको आप याद जरूर करना, ये क्यों क्वेश्चन काम का है। देखो, एक तो ये अवार्ड अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन ई गवर्नेंस एक टॉपिक है PSC के सिलेबस में। अब क्या करा उन्होंने, ये जो मतलब अगर कहा जाए कि कैटेगरीज हैं उनको फिर से रीअरेंज किया है इस बार। यानी किन किन कैटेगरीज में देते, तो 6 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें से 3 मैंने यहाँ ले ली। ठीक है, ये 3 ले लिए, सरकारी प्रक्रिया की री इंजीनियरिंग, AI और नए युग की तकनीक, साइबर सुरक्षा। ये 6 कैटेगरी जो है वो आपको यहाँ लिखी दिख रही है। ये पूरा गाइडलाइन जारी किया सरकार ने 1 जनवरी को, नया गाइडलाइन आया है, ये लिखा हुआ है DARPG इशूड द गाइडलाइन फॉर 28th नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड स्कीम 2025। इसमें लिखा है द नॉमिनेट्स द डैश 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 अंडर 6 कैटेगरीज। 6 अलग अलग कैटेगरीज हैं इनको। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार वो आजकल ऐसे थोड़े से डिस्क्रिप्टिव नेचर के क्वेश्चन MPPSC या अदर एग्जाम्स वाले पूछने लगे। वो पूछने लगे कि यार जो अगर कहा जाए कि भाई इसमें जो ये जो कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, या 2025 से जो कितनी कैटेगरीज में जाएगा, तो ये तो बच्चे वाला हो गया कि भाई ये 6 कैटेगरीज में दिया जाएगा। दूसरा कि इन 6 कैटेगरीज में कौन सा है जो अगर कहा जाए यहाँ पर, और इशू किसने किए हैं? DARPG। अब कितने लोगों को मालूम है कि DARPG जो है वो क्या होता है? जी सर, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस। वेरी गुड, पब्लिक वेरी ग्रेड। वेरी वेरी गुड। और ये मिनिस्ट्री हमेशा किसके पास रहती है? किसके पास रहती है? पीएमओ के अंडर में होती है। प्रधानमंत्री जी देखते हैं, कार्मिक मंत्रालय, ठीक है, के अंतर्गत आती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जो है पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस के अंतर्गत आती है। हिंदुस्तान में जितना भी अभी हम ग्रीवियंस पे काम कर रहे हैं, ग्रीवियंस यानी जो लोक शिकायत उस पे काम कर रहे हैं, उसमें DARPG सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश शासन की जो CM हेल्पलाइन है वो भी सब इनके साथ कोऑर्डिनेट करती है, इनको भी वो मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि तुम लोग कैसा काम कर रहे हो स्टेट्स में। तो जो ई गवर्नेंस से करप्शन हमारा कम होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी यानी पारदर्शिता आएगी, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में बढ़ेगी। इसलिए DARPG का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कई बार क्या होता है ना, हम मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में चले गए या कुछ में चले गए तो गड़बड़ हो जाती है। प्रशासनिक सुधार से संबंधित है ई गवर्नेंस, इसीलिए DARPG ही इसको देखेगा। DARPG ये है। आपको खुल गई ऑफिशियल वेबसाइट, आपको हमेशा इस वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने पास रखा है। जिस मंत्रालय के अंतर्गत आती है उसी के अंदर ये कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन। इसी मंत्रालय के अंदर UPSC आता है, इसी मंत्रालय के अंतर जो है वो SSC आता है, इसी मंत्रालय के अंदर CBI आता है। ये यही मंत्रालय इन सब जो लोकपाल है, यूं तो सीधे, लेकिन इन इन मंत्रालयों से कोऑर्डिनेट करते हैं। आपको याद होगा CVC तो स्वतंत्र निकाय है, उसमें तो लिखा है ऑटोनोमस, लेकिन फिर भी रिपोर्ट करने की बात आएगी तो इस मिनिस्ट्री को ही रिपोर्ट करेगा, कोई स्थिति अगर आ जाए तो। वैसे तो कहीं भी रिपोर्ट नहीं करता उसमें लिखा है, लेकिन फिर भी अगर कभी कहा जाए तो वो PMO से जुड़े हुए हैं जो है अगर कहा जाए। और ये मिनिस्ट्री, बस ये आपको याद रखना, प्रधानमंत्री जी के पास है ये मिनिस्ट्री, इसी से जो है वो जुड़ा हुआ है। और पब्लिक ग्रीवियंस में आपको मालूम है सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन क्या काम कर रहा है? CPGRAMS। और हमारे मध्य प्रदेश के CM हेल्पलाइन इसी से लिंक है इस समय। याद है ना ये चीज? CM हेल्पलाइन की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, सर जी लिंक है सर। सर। लिंक कर रखी है CM हेल्पलाइन को इससे। ये हो गए आज का ये आखिरी क्वेश्चन।
ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस में इसमें से कुछ ना कुछ आपको अच्छा क्वेश्चंस आएगा, मुझे लगता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अब क्या बनेगा, जिमी कार्टर वाला क्वेश्चन मुझे ठीक लगा, ये समाधि स्थल वाला क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन जो है वो बन जाए इसमें से कुछ ना कुछ। और ऊपर ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया आएगा 243 के, इनमें से कौन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो पंच कर सकता है। ठीक है यहाँ पर। और फिर जो है वो, और कौन बताएगा श्री प्रकाश चंद कौन थे मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन में? ये सचिव थे, फर्स्ट। सचिव थे, है ना? तो मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन कौन से सचिव थे? फर्स्ट। पहले सर। प्रथम। तो पहले। एमपी, एक सेकंड क्या बोल रहे बेटा यहाँ पर? तो एमपी इलेक्शन कमीशन की जब हम वेबसाइट पर जाते हैं, तो अब ये फिर से क्वेश्चन चूंकि न्यूज में आ गया है, चर्चा में आ गया है, तो आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, श्री प्रकाश चंद मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के फर्स्ट सेक्रेटरी थे। इतने जो है वो इलेक्शन कमिश्नर हमारे पास हो चुके हैं। ये अपॉइंटमेंट मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे 1/1/2025 की यहाँ पर, है ना? बाकी तो जो है वो इसका जो है वो गठन हुआ था 1 फरवरी 1994, बट अपॉइंटमेंट फर्स्ट हुई 15 फरवरी। ये क्वेश्चन भी एक पीएससी ने ऐसा पूछ लिया था, तो आज उसको डिलीट करना पड़ा था कुछ क्वेश्चन। उसने डेट ये लिंक लिख दी थी और पूछ ये लिया, मतलब आंसर शायद ये नीचे वाला दिया था और पूछा था कि किस गठन कब हुआ, ऐसा कुछ पूछा। गठन कब हुआ था? जी मतलब वो भी क्या है, जैसे कि ना भांग खा के काम कर लेते कई बार, वैसा हुआ था उसमें। ये ऊपर का लिख रहा है, नीचे का नाम पूछ रहा है, तो वो शायद डिलीट ही हुआ था मेरे हिसाब से, या वो उसके मल्टीपल आंसर हो गए थे, क्या था। अभी आया था 1 आध 2 साल पहले किसी एग्जाम में। डिलीट ही कर दिया था सर। हाँ वही कह रहा हूँ ना, अब ये अच्छे क्वेश्चन अच्छे बच्चों के चले जाते हैं इसमें, अब वो ध्यान नहीं देते इसलिए। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा टॉपिक। बाकी शाम को जो हम कर रहे हैं अभी रोजगार निर्माण की कहानी, उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी धन्यवाद। ठीक है, चलो एक सेकंड रुकना।